हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कमर्शियल लॉस। ठीक है। अच्छा, उसमें भी सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। अब ये जो आपका चैप्टर है ये 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है अगर आप इसको स्टडी मैट के अकॉर्डिंग देखोगे तो। लेकिन एक्चुअल में एग्जाम्स में जो ये आपका चैप्टर है ये 15 से 20 मार्क्स तक का जो आपका चैप्टर है ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से हमें करना होगा। अच्छा, ऑल्सो सीएमए फाउंडेशन में भी आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है। कुछ कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे इंटर के सिलेबस में, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके फाउंडेशन के सिलेबस में आपने इस चैप्टर में जो है ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि ये जो अपना एक्ट है ये कब आया था और ये एक्ट का क्या पर्पस है। ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हम यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं उसमें एक तो हम ये बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में? असेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है। बट पहले हम एक बार इंट्रो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो अपनी लॉ है उसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप देख लो ये कितना पुराना एक्ट है अपना। ठीक है। मतलब ये उस टाइम पे इतना अच्छा एक्ट बनाया हुआ है कि ये आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है। तो ये काफी पुराना अपना एक्ट है। अच्छा, ये कब बनाया था? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन April 25, 1872। और ये आया कब था फोर्स में? कम इनटू फोर्स ऑन September 1, 1872। ठीक है। ये सारी चीजें एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है कि ये जो है ये पूछ सकता है आपसे कि ये एक्चुअली फोर्स में कब आया था। तो आपको टिक करना होगा 1 सितंबर 1872। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्ट है ये एक्ट का प्रियम्बल क्या बोलता है? इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग ये लॉ बना हुआ है और ये जो लॉ है ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब देखो, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो ये अपना पूरा लॉ है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक के रहते हैं वो किससे डील करता है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। मतलब जो आपके नॉर्मल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिक वाले। और जो सेकेंड पार्ट है जो कि आपका है सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238 तक, ये जो आपका पार्ट है ये किससे डील करता है? ये डील करता है सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसका मतलब हमें इसमें एक तो जनरल कुछ जो है प्रोविजंस वो पढ़ने हैं और कुछ हमें स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। अब स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके कौन कौन से रहेंगे? देखो, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जो है वो बेसिक जो जनरल प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज H में हमें गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब अगर हम लोग जो है वो बोले तो कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें। पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहली चीज यहाँ पे बोला है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या बोला है? क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई एग्रीमेंट क्या होता है एंड देन एनफोर्सेबल बाय लॉ उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ही आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखो, दो लोग हैं, ये आप जो है वो अच्छे से जानते होंगे। ये अपना राहुल है और ये अपनी टीना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो राहुल है, राहुल क्या कर रहा है? राहुल टीना को क्या बोलता है? राहुल टीना को बोलता है कि टीना, अगर तुम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी, अगर तुम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें क्या परचेज करके दूंगा? मैं तुम्हें एक पिज्जा परचेज करके दूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें एक पिज्जा दूंगा। तो इसका मतलब राहुल यहाँ पे एक ऑफर कर रहा है। किसको? टीना को। एक ऑफर, एक प्रपोजल। क्या बोल रहा है वो? कि अगर तुमने मेरे असाइनमेंट में मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा? मैं तुम्हें बदले में दूंगा एक पिज्जा। ठीक है। सो इसका मतलब राहुल ने यहाँ पे क्या किया? एक ऑफर। किसको ऑफर किया?
टीना को। अब टीना के ऊपर डिपेंड करता है, टीना या तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर उस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर टीना को एक्चुअली जो है वो पिज्जा चाहिए होगा तो वो बोल देगी कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा ऑफर जो है वो मंजूर है। तो अब देखो टीना को यहाँ पे एक्चुअली पिज्जा चाहिए था, तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हें हेल्प करने को रेडी हूँ। तो टीना ने यहाँ पे अपनी क्या दे दी, टीना ने यहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। समझ आई बात? तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया ऑफर और एक क्या हो गया एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑफर क्या होता है, सामने वाला पर्सन जो है वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, एक पर्सन को, सामने वाली पार्टी को क्या विलिंगनेस शो कर रहा है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी यहाँ पे राहुल टीना से क्या बोलता है कि तुम मेरे असाइनमेंट करने में मेरी हेल्प कर दो, ठीक है, बदले में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो इसका मतलब वो ये चाहता है सामने वाली पार्टी उसकी असाइनमेंट करने में हेल्प करे, टू डू समथिंग। ठीक है, सो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। सामने वाली पार्टी ने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो बंदा ऑफर कर रहा है या प्रपोजल कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर या फिर ऑफर। और जिसको उसने ऑफर जो है वो किया उस पर्सन को हम क्या बोल देंगे, प्रॉमिसी या फिर ऑफरी। ठीक है, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रॉमिसी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ ली, पहली चीज क्या है अपना ऑफर और सेकंड चीज क्या है एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पे कंसिडरेशन भी तो है। यानी एक बात बताओ, अगर राहुल ने टीना को ऑफर दिया, अगर राहुल ने सिर्फ इतना सा बोला था कि टीना चुपचाप मेरा असाइनमेंट कर दे या टीना मेरा असाइनमेंट कर दे, तो टीना क्या सोचती है अपने माइंड में, यार मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे राहुल ने पहले क्या बोल दिया कि अगर तू मेरी असाइनमेंट करने में हेल्प करेगी तो मैं तुझे एक पिज्जा दूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टीना को क्या मिल रहा है रिटर्न में, टीना को हेल्प करने के लिए, टीना को वो ऑफर अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको रिटर्न में क्या मिल जाता है, उसको रिटर्न में मिल जाता है यहाँ पे पिज्जा। तो टीना के लिए कंसिडरेशन का काम क्या कर रहा है, पिज्जा। मतलब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए, है ना। तो टीना को क्या मिल रहा है, यहाँ पे पिज्जा मिल रहा है। अच्छा राहुल को क्या मिल रहा है यहाँ पे, अब ऑब्वियस सी बात है, राहुल जो है वो पिज्जा दे रहा है सामने वाले को, तो वो क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि वो सामने वाली बंदी उसका असाइनमेंट करने में हेल्प कर दे उसकी। तो राहुल के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो गया, उसका असाइनमेंट, और टीना के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो गया, पिज्जा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आ गई, पहली चीज क्या आ गई, ऑफर, दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ गई, एक्सेप्टेंस, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या आ गई, कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। अब आप मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि अगर टीना ने ये एक्सेप्टेंस वगैरह सब कुछ कर दिया, अब आगे जाके अगर टीना लेट्स से राहुल का असाइनमेंट कंप्लीट करने में हेल्प नहीं करती है, 2 दिन हेल्प करके भाग जाती है, थर्ड डे आती ही नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, तो क्या राहुल यहाँ पे कोर्ट पहुंच जाएगा और कोर्ट में जाके टीना के ऊपर लीगली केस फाइल कर सकता है कि इस बंदी ने मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं दिया, इसने मेरे साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली एग्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इनका इंटेंशन नहीं था कोई भी लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ। सेकेंड एग्जाम्पल में दो लोग हैं, पहला पर्सन जो है वो कौन है, पहला पर्सन है जेठालाल। ठीक है, सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो जेठालाल है ये क्या काम कर रहा है, ये ऑफर दे रहा है। ये किसको ऑफर दे रहा है, ये ऑफर दे रहा है भिड़े को। क्या ऑफर दे रहा है कि भिड़े भाई सुन, मेरे पास में एक कार है, मेरे पास में एक कार है, ठीक है, देख तू फालतू में जो है इतना प्रॉब्लम फेस करता है, तेरा स्कूटर है बेकार सा फटफटिया सा, छोड़ दे उसको, मैं तुझे मेरी कार दे देता हूँ 2 लाख रुपए में, तू मुझसे कार परचेज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे जेठालाल ने क्या काम किया, भिड़े को कार जो है उसका ऑफर किया कि मेरे पास कार है और मैं तुझे सेल करना चाहता हूँ। कितने रुपए में सेल करना चाहता हूँ, 2 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब भिड़े ने भी सोचा कि यार ये बात तो सही बोल रहा है ना, मेरा स्कूटर तो बेकार हो गया है, कभी कभी चलता भी नहीं है ये वो, तो मुझे 2 लाख रुपए में काफी अच्छी खासी गाड़ी जो है ये दे रहा है। तो भिड़े ने भी क्या काम किया, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। अच्छा, क्या यहाँ पे कंसिडरेशन भी हो गई, कंसिडरेशन जो है वो भी हो गई। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने ऊपर बात की थी समथिंग इन रिटर्न, यानी दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलेगा रिटर्न में, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, भिड़े की, तो भिड़े को क्या मिल रहा है, कार मिल रही है। तो भिड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंसिडरेशन क्या हो गई उसके लिए, कार हो गई कंसिडरेशन। वेयर एज अगर हम लोग बात करें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जेठालाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको क्या मिल रहा है कंसिडरेशन में, 2 लाख रुपए, क्योंकि जब वो उसको कार बेचेगा भिड़े को तो वो उसको कितने रुपए पे करेगा, 2 लाख रुपीस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कंसिडरेशन भिड़े के लिए तो क्या हो गई, कार, और जेठालाल के लिए क्या हो गई कंसिडरेशन, 2 लाख रुपए। तो ये 3 चीजें जो है ये हो गई, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया और कंसिडरेशन हो गई। ठीक है। अच्छा, जो पर्सन ऑफर दे रहा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर या फिर ऑफरर। और जिस पर्सन को ऑफर दे रहा होता है, जिसकी हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिसी या फिर ऑफरी। तो यहाँ पे जेठालाल कौन हो जाएगा, प्रॉमिसर, और भिड़े यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रॉमिसी। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन जो है वो कहाँ पर गिवन है, देखो जो ये आपका प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर की डेफिनेशन हमें गिवन है 2C में। प्रॉमिसर की डेफिनेशन का मतलब, यहाँ पे प्रॉमिसर कौन माना जाएगा, जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है सामने वाले को, वो पर्सन कौन है, प्रॉमिसर। और जिसको हम प्रपोजल या ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन को हम, मतलब जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा, बेसिकली जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया है, वो पर्सन कौन मान लिया जाएगा, वो पर्सन मान लिया जाएगा प्रॉमिसी। प्रॉमिसी को हम ऑफरी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा सिनारियो है। अब देखो यहाँ पे जो है सेकेंड वाले केस में, ये पूरा हमने देखा ट्रांजैक्शन वगैरह। अब यहाँ पे जो है ये 3 चीजें इन्वॉल्व हो गई। क्या क्या 3 चीजें इन्वॉल्व हो गई, पहली चीज इन्वॉल्व हो गई ऑफर, सेकेंड चीज क्या इन्वॉल्व हो गई यहाँ पे, एक्सेप्टेंस, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गई, कंसिडरेशन। अब ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पे एग्रीमेंट। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, एग्रीमेंट। अभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी हम सिर्फ कहां तक पहुंचे हैं, एग्रीमेंट तक। ठीक है। अब देखो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा अभी आपको याद होगा ऊपर हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, 2 चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या, एग्रीमेंट, एंड सेकेंड चीज क्या, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो पहली चीज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एग्रीमेंट। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में 3 चीजें होती है। पहली चीज प्रपोजल या ऑफर, दूसरी चीज एक्सेप्टेंस, और तीसरी चीज कंसिडरेशन। जब ये तीनों चीजें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। तो अगर हम अभी ये वाला एग्जाम्पल ले, तो क्या ये एग्रीमेंट बन गया, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑफर भी है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी है, और यहाँ पे कंसिडरेशन भी है। ठीक है। देखो अब एक एक करके हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 2A में हमें गिवन है डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर। ठीक है। अब देखो प्रपोजल या ऑफर क्या होता है। अब देखो ध्यान से, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ चीज बोलता है। अब पहला पर्सन अपने वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन था, राहुल। ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन थी, टीना। ठीक है। सेकंड वाले एग्जाम्पल में कौन था, जेठालाल, ऑफरर, जो अपना फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पे, भिड़े। ठीक है। तो वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या बता रहा है, अपनी विलिंगनेस बता रहा है। एक पर्सन सेकंड पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है कि वो क्या चाहता है सामने वाले से। वो सामने वाले से चाहता है कि सामने वाला या तो कुछ काम करे, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है कुछ काम ना करे। यानी हम पॉजिटिव ऑफर भी दे सकते हैं और नेगेटिव कोई चीज करने के लिए भी बोल सकते हैं। मतलब या तो हम ये बोल सकते हैं कि आप ये काम करो, जैसे ऊपर राहुल ने कहा था कि तुम मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करके दो प्लीज, या मेरे असाइनमेंट करने में हेल्प करो। ठीक है। सो हम टीना को बोल रहे थे कि ये काम करो। उल्टा भी हो सकता था, मान लो यहाँ पे जो टीना थी वो किसकी हेल्प कर रही थी, वो अंजलि की हेल्प कर रही थी असाइनमेंट करने में, और राहुल चाहता था अंजलि अपना असाइनमेंट खुद करे। ठीक है। वो किसी की हेल्प ना ले, वरना वो गधी रह जाएगी। तो अब राहुल टीना को ये भी बोल सकता है कि सुन, मैं तुझे ऑफर क्या दे रहा हूं, मैं तुझे ये ऑफर दे रहा हूं कि तू अंजलि की हेल्प मत कर असाइनमेंट करने में। यानी वो उसको क्या ऑफर दे रहा है, टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी दूसरे की हेल्प करने से मना कर रहा है कि अगर तू अंजलि की हेल्प नहीं करेगी तो मैं तुझे एक पिज्जा दूंगा। समझ आई बात। तो इस केस में दोनों चीजें हो सकती है। आप सामने वाले किसी को कुछ करने के लिए भी जो है बोल सकते हो, ऑफर दे सकते हो, और कुछ नहीं करने के लिए भी
ऑफर दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दोनों में से कोई भी चीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास क्या आता है, इसके बाद में अपने पास आता है एक्सेप्टेंस। अब हमने सामने वाले को ऑफर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो सामने वाले से क्या चाहता है, वो यही चाहता है वो, यानी आप ऑफर जो है वो ऐसे ही नहीं दोगे बस मुझे तो मेरे दिल की बात बोलनी थी तुमसे, तुम जो है हाँ बोलो, तुम चाहे मना करो भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम क्या रिस्पॉन्स देते हो, तुम्हारी एक्सेप्टेंस मुझे जाननी ही नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यानी हम अगर सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं तो हम यहाँ पे क्यों ऑफर दे रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, ठीक है। यानी आपको ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि बस मैंने बोल दिया मेरा काम खत्म हो गया, तू रिप्लाई कर मत रिप्लाई कर भाड़ में जा, ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए। तो क्या बोला, सामने वाला पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया है, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने एक्सेप्टेंस देगा, अब वो तो उसकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, बट आप यही चाहते हो। तो क्या बोला, पर्सन टू होम ऑफर इज मेड, जिस पर्सन को हमने ऑफर दिया है, जैसे अंजलि थी वहां पे, तो सॉरी टीना थी, टीना, तो अब उस पर्सन ने क्या करना है, एडमिट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है, तो अब उसने एडमिट कर लिया तो मतलब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। और यहाँ पे कंसिडरेशन का होना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसिडरेशन का होना भी इंपॉर्टेंट है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन जो होता है, समथिंग इन रिटर्न मतलब बदले में आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंसिडरेशन का सिर्फ एक मतलब नहीं है पैसे मिलना, जैसे अभी हमने ऊपर क्या बात की थी फर्स्ट वाले केस में, कि यहाँ पे राहुल को क्या मिल रहा है कंसिडरेशन में, कि उसका असाइनमेंट हो रहा है, और यहाँ पे टीना को क्या मिल रहा है कंसिडरेशन में, पिज्जा, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या मिल रहा था उसको, 2 लाख रुपए, और भिड़े को क्या मिल रहा था, कार मिल रही थी, तो कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया एग्रीमेंट। अच्छा एक और चीज है, जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों चीजें होती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दो चीजें होती हैं, तो हम इन दोनों को जब ये कंबाइंड होते हैं तो हम बोलते हैं प्रॉमिस हो गया। जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और हम कह सकते हैं प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। समझ आई बात, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो प्रपोजल या ऑफर कुछ भी कह लो, ऑफर और एक्सेप्टेंस जब ये दो चीजें होती है तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस। जैसे राहुल ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, पिज्जा, और टीना ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या करके दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट करके दूंगी, ठीक है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस, और ये डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2B में, ठीक है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, यानी ऑफर था, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, ठीक है। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। और अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है उसमें, अगर उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो जाती है तो ये तीनों मिलकर क्या बन जाते हैं, एग्रीमेंट। तो क्या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, बिल्कुल, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर ही तो प्रॉमिस बन रहा है। तो अगर आप ऑफर एक्सेप्टेंस ना लिखकर डायरेक्टली प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन लिख दोगे तब भी तो एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। सो ये अपना पूरा यहाँ पे हो गया। अब हमने फर्स्ट जो पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज व्हाट, एग्रीमेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब आपने जो ये एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एग्रीमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही वाला एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी लॉ जिसको लीगल मानता है, जो लॉ जिसको एनफोर्स करेगा। यानी अगर मान लो आपने, जैसे फर्स्ट वाला हमने एग्जांपल लिया था कि अगर टीना ने आगे जाके राहुल का असाइनमेंट नहीं किया, किसी रीजन की वजह से नहीं आई या भाग गई वटेवर, तो क्या राहुल कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है कि उसने तो मुझे कहा था असाइनमेंट कंप्लीट करके देगी, मेरा पिज्जा खा गई, बेकार लड़की है, ये है वो है, केस करो, जेल में डालो उसको। तो क्या ये चीज होगी, नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं एक फ्रेंडली एग्रीमेंट है, एक सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे नहीं माना तो हम ये नहीं कह सकते कि लॉ उसको एनफोर्स करवा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला केस है,
उसमें हो सकता है कि ठीक है दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, जो भी है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 लाख रुपए की बात है, कार की बात है, तो इनका हो सकता है कि इनका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का यहाँ पे जो है वो सेंस हो। यानी अगर यहाँ पे ऐसा हो, मान लो कि भिड़े ने कार ले ली इससे, बट 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे अगर इनका जो रिलेशन था, इन्होंने मतलब ये किया था कि इन्होंने लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली बात यहाँ पे की थी, मतलब इनका इंटेंशन था कि हम लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी हम दोस्ती यारी और ये सब चीजें अभी यहाँ पे नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका इंटेंशन क्या था, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। तो अभी इस केस में अगर भिड़े कार लेकर भाग जाता है और 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करता है, तो इस केस में जो जेठालाल है वो कोर्ट में जा सकता है भिड़े के अगेंस्ट में, ठीक है। देखो ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉस में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वही वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है जिनका बिजनेस रिलेशनशिप वाली चीज है, बिजनेस नेचर वाली चीज है। तो बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक पार्टी सामने वाली पार्टी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहां पे उनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का ही होता है। ऐसे कोई फ्रेंडली एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। अगर कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप है, सोशल वाला है, एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये सब फालतू की चीजें हैं, तो ये ठीक है आपके आपस में फ्रेंडली है, ये कोर्ट तक नहीं जाएंगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनेगा जब आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। यानी यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि भाई अगर ये सामने वाला बंदा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं करे तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में चले जाएं, केस वेस कर दें, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है। यानी इंटेंशन वहां पे आपका ये होना चाहिए एकदम प्रॉपर बिजनेस रिलेशनशिप वाला, लीगल रिलेशनशिप वाला, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले आपका एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, एंड देन एनफोर्सेबल बाय लॉ का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एनफोर्सेबल बाय लॉ में हमने एक तो चीज ये बात कर ली कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे असेंशियल हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हम चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने तो बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे एक तो अभी हमने पढ़ लिया कि आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कोई आपको जोर जबरदस्ती से कि आपको डरा रहा है, धमका रहा है, धमकी दे रहा है और वैसे करके उसने आपसे आपका ये एग्रीमेंट साइन करवा ली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, बिकॉज फ्री कंसेंट नहीं है वहां पे। आप किसी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। जो अनसाउंड माइंड का है, इंसेन है, पागल वागल है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। कोई डिसक्वालिफाइड पर्सन है, मान लो कोई कन्विक्ट है, जेल में पड़ा हुआ है, उसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो, नहीं कर सकते। कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो, नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बने तो बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है, तभी जाके आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसका मतलब एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद में क्या बोला, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तभी जाके आपका क्या बनेगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या हो गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, देन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ गई, और तब जाके वो आपका बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम ऊपर पढ़कर ही आए हैं, वापस देख लो, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। आगे एक चीज लिखी हुई है, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे हमने ऊपर बात की थी, राहुल अंजलि वाला जो एग्रीमेंट है वो सोशल एग्रीमेंट है, फ्रेंडली एग्रीमेंट है, उनका इंटेंशन लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का था क्या, नहीं था, तो वो लॉ जो है उसको एनफोर्स नहीं करवाएगा। अगर एक बंदे ने वहां पे ब्रीच कर भी दिया, नहीं माना आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो कोर्ट में, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वहां पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान लो एक फादर है, उन्होंने अपने बेटे को बोला, क्या बोला, क्या ऑफर दिया कि देख बेटा, अगर तू शांति से ढंग से पढ़ाई करके टाइम से अपना सीएमए क्लियर कर लेगा, सीएमए बन जाएगा, तो तुझे मैं क्या खरीद के दूंगा, एक न्यू बाइक या एक न्यू कार परचेज करके दूंगा, अगर तू सीएमए बन जाता है या तेरी रैंक आ जाती है, जो भी है। तो ऐसे करके पापा ने अपने बेटे को ये ऑफर दिया, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है भाई, मैं सीएमए करने के लिए रेडी हूं, मैं कर लूंगा, क्योंकि क्या लालच है, मुझे नई कार मिलेगी।
अब मान लो ये बंदा आगे जाके सीएमए बन गया। अब ये गया भाग के पापा के पास में कि पापा चलो शांति से मुझे कार दिलाओ, नहीं। अब पापा बोल रहे हैं देख मेरे पास भी पैसा नहीं है ना, और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था फ्लो फ्लो में कि तू पढ़ाई कर ले, कार तू खुद ले लेना, जब तू कमाने लग जाएगा ना, अब तो तू बन ही गया है तो अब तो तू खुद कमा ले और खुद खरीद लेना। अब इसको आ गया गुस्सा कि मेरे साथ चीटिंग करी है, झूठ बोला है, मुझे फ्रॉड किया है, धोखा दिया है। अब ये पहुंच गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके क्या बोलता है कि इनको जो है बोलो कैसे भी करके, और मुझे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट करवाओ। तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है? नहीं, क्योंकि इस वाले यहाँ पे हम कह सकते हैं एग्रीमेंट का यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। फ्रेंडली है, नॉर्मल है, सोशल रिलेशनशिप है, बोल दिया यार बोल दिया। यहाँ पे ये थोड़ी था इनका कोई बिजनेस कनेक्शन है, लीगल इंटेंशन की बात हो रही है, नहीं। तो ये सोशल एग्रीमेंट्स हो गए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हो गए, जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो आपकी किसी फ्रेंड की शादी है और वो आपको घर पे आया, इनविटेशन कार्ड देकर गया, और आपको क्या बोला कि भाई तुझे मेरी शादी में आना पड़ेगा, ठीक है, ये फंक्शंस है 3 दिन के लिए, तुझे आना पड़ेगा। आपने उसको हाँ बोल दिया, हाँ पक्का आऊंगा, तू तो मेरा बहुत अच्छा भाई है, ये है वो है, मैं तो पक्का आऊंगा। अब आगे जाके आप किसी रीजन की वजह से उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाते हो, तो अब क्या वो ये करे, अच्छा ये शादी में नहीं आया तो शादी की रस्में छोड़ के कोर्ट भाग गया वो, कि मेरा ये फ्रेंड था, इसने मुझे हाँ बोला है, मैंने ऑफर दिया था कि मेरी शादी में आना, उसने एक्सेप्टेंस दिया है, अब ये इतना बेकार है कि शादी में नहीं आया है, केस करो उसके ऊपर। क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या आप कोर्ट में जाके ये बोलोगे कि भाई वो नहीं आया है, यानी उसने ब्रीच कर दिया है? ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन ये सब चीजें थी, लेकिन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था, ठीक है? तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सोशल एग्रीमेंट्स तक आके रुक जाएंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो अभी आई होप आपको ये सारे जो टर्म्स होंगे, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। कौन कौन से हमने पढ़ लिए? ऑफर, ठीक है। ऑफर के बाद में क्या आता है आपका? एक्सेप्टेंस। एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलकर क्या बनते हैं? एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये मिलकर क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 आपको स्टेप्स याद कर लेने हैं। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स है, ठीक है? जैसे अभी हमने बात की ना कि एग्रीमेंट जो है, अगर हम चाहते हैं कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ चाहिए। वो कैसे एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, उसमें क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होना प्रेजेंट है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये 2 चीजें हमें दे रखी है। एक तो हमें असेंशियल एलिमेंट्स दे रखे हैं एज पर सेक्शन 10, ठीक है? और सेक्शन 10 में कंप्लीट नहीं है, सेक्शन 10 की जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं है, तो वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, तो इसीलिए हम और भी अलग अलग सेक्शंस को देखते हैं। इसका मतलब असेंशियल जो है वो सेक्शन 10 में भी है, और हमें अलग अलग सेक्शंस को और देखना होता है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जानने के लिए, ठीक है? अब देखो, एज पर सेक्शन 10 अपने पास में असेंशियल जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। आपको पता है बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं। एग्रीमेंट में ही एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एग्रीमेंट होना। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। दूसरी चीज, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। पहली चीज तो कंसेंट, कंसेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज कंसेंट भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इसका मतलब, कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज सेम चीज पर अग्री कर रही हैं, ठीक है? अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका मतलब दोनों पार्टीज यहाँ पे सेम चीज पर अग्री करनी चाहिए, सेम सेंस में अग्री करनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें जो है ना वो क्लासेस सेल करना चाहती हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें क्या बोला कि मैं तुम्हें क्लासेस सेल करना चाहती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर तुम जो है मुझसे क्लासेस परचेज करना चाहते हो, अब मैं यहाँ पे क्लासेस किसकी सेल कर रही हूँ? मैं यहाँ पे क्लासेस लेट्स से सेल कर रही हूँ सीएमए की, ठीक है? बट तुम जो है वो मुझसे क्लासेस किसकी परचेज करना चाहते हो? किसी मान लो ऐसे सब्जेक्ट की परचेज करना चाहते हो जिसकी क्लासेस मैं प्रोवाइड तुम्हें नहीं कर रही हूँ। या छोड़ो, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ लॉ की, और तुम मेरे पास आ जाते हो और तुम मुझे क्या बोलते हो कि मैम हमें तो किसकी क्लासेस जो है टैक्स की चाहिए, ठीक है? अब मान लो तुमने मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, मैंने अज्यूम कर लिया कि तुम मुझसे लॉ लेने आए हो, और तुम जो है वो अपने मन में अज्यूम करके क्या आए हो कि तुम मुझसे क्या लेने आए हो? टैक्स लेने आए हो।
तो क्या यहाँ पे कंसेंट हुई? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कौन सी क्लासेस ऑफर करने की बात कर रही हूँ, लॉ की, और तुम अपने मन में क्या सोच कर रहे हो कि तुम मुझसे कौन सी क्लासेस लेने वाले हो, टैक्स की। तो क्या यहाँ पे कंसेंट है? नहीं, तुम कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो यहाँ पे कंसेंट ही नहीं है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला, एक चाकू दिखाया, ठीक है, कि अभी के अभी पेमेंट कर, अगर तुमने मुझे पेमेंट नहीं किया तो ये चाकू मार दूंगी, ठीक है, मर्डर कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, मतलब डरा के धमका के इस तरीके से, या फ्रॉड करके मैंने तुमसे तुम्हारी कंसेंट ले ली, तो वो चीज भी गलत है। अगर तुम्हारी फ्री कंसेंट नहीं है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। समझ आई बात? इसीलिए कंसेंट होना जरूरी है, और कंसेंट भी फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अच्छा, ये जो सारे है ना, जो हम ये सेक्शन 10 के असेंशियल्स की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नाम नाम पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम लोग यूनिट 3 करेंगे, अभी तो हम यूनिट 1 पे ही हैं। आगे जाके हम लोग यूनिट 3 करेंगे, यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, ये सारे असेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, अभी बोले नाम नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्री कंसेंट वगैरह जो भी सारे आगे के पॉइंट्स हैं, आगे जाके आएंगे। नेक्स्ट अपना क्या आता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने, तो सामने वाली जो पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, दोनों पार्टीज, उन पार्टीज का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन सी पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है? सबसे पहले आपका मेजर होना जरूरी है, मतलब आप माइनर नहीं हो सकते हो। कोई माइनर है जिसकी एज 18 से कम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अगर आपने माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड एब इनिशियो है, बिगिनिंग से ही वॉइड है वो, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, उसके साथ में भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, पागल है दिमाग से, समझ में नहीं आता है उसको, ठीक है। तो पर्सन कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए। मान लो कोई पेशेंट है, मेंटल हॉस्पिटल में है, ठीक है, पागल है वो, उसके साथ में जाके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हो, और क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि वो बंदा अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता है, साइन करवा लिया, ठीक है। तो वो चीज वैलिड नहीं है, बिकॉज सामने वाला जो पर्सन है वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, तो वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्विक्ट्स, जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं, ठीक है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, अभी वो जेल वेल में है, या इंसॉल्वेंट वगैरह हैं, वो सारे लोग जो है वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में क्या बोला, आपका जो कंसिडरेशन है, अभी हमने ऊपर बात की कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन एंड जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये दोनों ही लॉफुल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें क्या बोला, सुनो, जैसे मान लो मैं हूं, और मैंने किसी एक स्टूडेंट को बोला कि देखो मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ कि एक और स्टूडेंट है, ये मुझे बहुत दुखी करता है डेली, है ना, बहुत ही बेकार है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, बहुत खून पीता है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसका खून कर दो, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका मर्डर कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। तो तुमने अगर इस चीज पे एक्सेप्टेंस दे भी दी, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट वैलिड है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल है? नहीं, इलीगल है। मैं तुमसे किसी का मर्डर करवाऊं, किडनैपिंग करवाऊं, ये मैं तुम्हें बोलूं कि मैं ड्रग्स की कंपनी बना रही हूँ, तुम उसमें आके काम करो मेरे साथ, तो मैं तुमसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊं, तो क्या वो चीज सही है? नहीं। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है और जो उस पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी, वो दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, अनलॉफुल इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिसको लॉ ने बोल रखा है कि वो वॉइड है, जिसको लॉ ने बोल रखा है कि ये वाले जो एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स वॉइड है, ठीक है। जैसे नॉर्मली होता है, बिना कंसिडरेशन के अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अभी ऐसे और भी बहुत लंबी आपको लिस्ट गिवन है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वॉइड वाले एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप कोई वॉइड वाला एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, है ना, वॉइड मतलब जो वैलिड नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में। तो ये तो हमने कौन सा पढ़ लिया, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 10 के अलावा भी हमारे पास में असेंशियल्स हैं, इसके अलावा भी
तो क्या बोला, सिंस सेक्शन 10 जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, सर्टेन अदर सेक्शंस आल्सो हैं जिसमें हमें एसेंशियल्स के बारे में पता चलता है। सबसे पहले टू पार्टीज, एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल तुम खुद को ही ऑफर दे रहे हो, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद को ही पैसा पे कर रहे हो, पागल पागल हो दिमाग से? ऑब्वियस की बात है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो पार्टीज, मिनिमम दो पार्टीज का होना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये हमने पहले ही पढ़ लिया, जो वो दो पार्टीज हैं उनका इंटेंशन कैसा होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, है ना। तो जो भी सोशल एग्रीमेंट्स हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, अपन ने एग्जाम्पल भी लिया था, तो वो सब जो है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए। जैसे अभी ऊपर अभी आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल लिया कि मैंने तुम्हें कौन सी क्लासेस बोली, मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझसे क्लासेस परचेज कर लो, तुमने भी बोला कि हाँ मुझे क्लासेस परचेज करनी है। तो मैं कौन सी क्लासेस सेल करना चाहती हूँ, लॉ की, और तुम कौन सी परचेज करना चाहते हो, टैक्स की। ठीक है, अब हम दोनों ने ही यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि कौन सी क्लासेस चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन आ जाएगा। या ऐसा भी होता है बहुत बार बच्चे ये नहीं बताते कि हमें इंटर की लॉ चाहिए कि फाइनल की लॉ चाहिए, तो कभी कभी सामने वाला बच्चा इंटर का होता है और मैं समझ जाती हूँ कि फाइनल का है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है ना कि तुम्हें कौन सी चाहिए और मुझे कौन सी सेल करनी है। तो क्लियर होना चाहिए, अगर तुम्हें इंटर की लॉ चाहिए तो तुम बोलो, और मैं अगर फाइनल की लॉ सेल करना चाहती हूँ तो मैं बोलूंगी कि फाइनल की लॉ बेच रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लॉ की क्लासेस बोलकर ऐसे नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, सर्टेन होने चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन की ये ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस है। इसके बाद देखो क्या बोला है, एग्रीमेंट जो आपका होगा दैट शुड बी केपेबल केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। इसका मतलब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट मत कर लेना जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मैं तुम्हें बोलूं कि यार मेरे पास ना एक पेट डॉग था, उसकी डेथ हो गई है, मैं तुम्हें 100 करोड़ देने के लिए रेडी हूं, तुम वो पेट डॉग को जिंदा कर दो। ठीक है, तंत्र मंत्र करो, तुम जो भी है करो, जादू करो, वॉट मुझे नहीं पता है, बट तुम मुझसे 100 करोड़ रुपए लो और तुम वो पेट डॉग को जिंदा करके मेरे पास लेकर आओ। क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? या मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे लिए चांद लेकर आओ, ठीक है, और तुम मुझसे 100 करोड़ रुपए ले लो। अब क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगेन नहीं। तो अगर कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है टू परफॉर्म तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है? तो ऐसा कोई एग्रीमेंट आपको नहीं करना है जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए उसमें। तो ये सारे अपने क्या हो गए, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो, अब इसके बाद में हमें एक टॉपिक पढ़ना और इम्पोर्टेंट है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो अभी हमने पूरा पढ़ ही लिया तो आप इसको लिख ही सकते हो, बट फिर भी एक बार देख लो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मीनिंग की, तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यानी ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सेबिलिटी। इसके बाद में एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, ऑफ कोर्स एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है क्योंकि उसमें लीगल वाले एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं विच आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, और सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन से वाले एग्रीमेंट्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही वाले एग्रीमेंट्स आएंगे जो कि लीगल इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। सोशल वाले डोमेस्टिक वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो है टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स ही कवर होंगे, सोशली डोमेस्टिकली वाले कवर नहीं होंगे। अच्छा, एग्रीमेंट में इट मे नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं है ना उसमें हमेशा राइट्स वगैरह पार्टी की या ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। जैसे हमने राहुल अंजलि का एग्जाम्पल लिया था, अब अंजलि ने बोल दिया है ना, सॉरी टीना ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दूंगी, पिज्जा खा गई और भाग गई। अब तुम क्या ही कर लोगे? तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि तुम, ठीक है हमने बोल दिया, राइट्स वगैरह हो गए, बट हम कुछ बहुत कर नहीं सकते, हम कोर्ट वोट पे नहीं जा सकते। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा राइट्स और ऑब्लिगेशंस एज सच क्रिएट होंगी ही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, ठीक है, अब लीगल ऑब्लिगेशन आ गई तुम्हारी तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी होगी। अब जैसे तुम मुझसे अगर क्लास परचेज करने आओगे, लेट्स से तुमने मुझे पेमेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे ये लीगल ऑब्लिगेशन है, तुमने मुझे पेमेंट कर दिया क्लासेस के बदले में, अब अगर मैं तुम्हें क्लासेस नहीं देती हूँ
तो तुम मुझ पे केस कर सकते हो क्या? बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाली चीज आ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पार्टीज को राइट्स देता है, ठीक है। तुम्हें क्या राइट देगा? वो क्लासेस मिलेंगी तुम्हें, और मुझे क्या राइट देगा? वो तुम मुझे पैसे दोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर तुमने क्लासेस लेकर मुझे पैसा नहीं दिया, तो मेरा राइट है यहाँ पे, मैं तुमसे क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है, कोर्ट वोर्ट जा सकती हूँ, एनफोर्स कर सकती हूँ। एंड वाइस वर्सा तुम भी जा सकते हो अगर मैंने तुम्हें क्लासेस नहीं दी तो। एंड लास्ट है नेचर, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? नहीं, बिकॉज हम लोग जानते हैं एग्रीमेंट्स सोशल भी होते हैं, लीगल वाले भी होते हैं। सोशल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे, बट लीगल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे। तो सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहला असेंशियली क्या होता है? एग्रीमेंट। जब तक एग्रीमेंट ही नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? एग्रीमेंट में ही तो लीगल एनफोर्सिबिलिटी आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट और एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हम लोग एक चीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपने पास में अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें इतना डिटेल में ये सब चीजें स्टडी मैट में गिवन नहीं है, बट आगे ये यूज आने वाली है अपने पूरे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही बेसिक बात है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसमें सारे असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है, सेक्शन 10 वाले भी, अदर्स वाले भी। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल, और इसमें असेंशियल एलिमेंट्स सारे के सारे जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है? वॉइड। सेकंड कौन सा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज है ना, बहुत ध्यान से देखना, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है क्या? यस, है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ये वॉइड हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ये वॉइड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जिसको लॉ एनफोर्स नहीं करता। वॉइड क्या होता है? जिसको लॉ जो है वो वैलिड नहीं मान रहा, जिसको लॉ एनफोर्स नहीं कर रहा, वो वॉइड है। लेकिन ये पहले वैलिड था, आगे जाके ये वॉइड हुआ है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ है, आगे जाके वो वॉइड हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक पर्सन था ए नाम का, ए नाम के पर्सन ने बी नाम के पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को सप्लाई करेगा 10 kg राइस और बदले में बी उसको पेमेंट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि ए बी को सप्लाई करेगा 10 kg राइस। अब उससे पहले ए बी को सप्लाई करता, सप्लाई करने से पहले जो ए की फैक्ट्री थी जहां पे ये सब चीजें पड़ी हुई थी, राइस वगैरह, वीट वगैरह, वहां पे आग लग जाती है। तो सप्लाई करने से पहले अगर ए की फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इस केस में ए का जो भी ये राइस वगैरह है वो जल गया। अब एक बात बताओ, जब उसका राइस जल गया पूरा, तो क्या अब उसको वो राइस दे सकता है बी को? नहीं। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट आगे जाके ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। आगे जाके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी आ गई कि अभी वो परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो आगे जाके क्या बन गया? आगे जाके वो बन गया वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। ए मान लो इंडिया का रेसिडेंट है, सिटीजन है, और बी मान लो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब इनके बीच में सिचुएशन एकदम ठीक थी, बट कॉन्ट्रैक्ट होने के कुछ टाइम के बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच में लेट्स से वॉर हो जाता है। अब वॉर हो जाता है तो बी वाली जो कंट्री का पर्सन है वो अपने लिए क्या बन गया? एलियन एनिमी बन गया। अब उसके साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? उसके साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वॉर नहीं था, तो तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट आगे जाके वॉर डिक्लेयर हो गया तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब लॉ उसको एनफोर्स करने नहीं देगा। लॉ अलाउ नहीं करता है कि आप किसी एलियन एनिमी के साथ में डील करो, तो आगे जाकर वो वॉइड बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आता है अपना तीसरा, अपना थर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे अपने पास में दो पार्टीज है, दो पार्टीज है, तो एक पार्टी के साथ में कुछ गलत हुआ है, ठीक है, एक पार्टी के साथ में कुछ गलत हुआ है जिसे हम बोलेंगे एग्रीव्ड पार्टी, जिसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीव्ड पार्टी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है,
एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है एक तरीके से उस पार्टी को ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। एग्जाम्पल सुनो तो आपको क्लियर होगा। जैसे दो लोग हैं, राहुल है और अंजलि है, ठीक है। अब यहाँ पे राहुल जो है, राहुल के पास मान लो बहुत बड़ा सा एक महल टाइप का घर है। अंजलि को आ गई लालच कि यार ये घर तो मुझे चाहिए, ये मुझे बेचेगा ही नहीं, है ना। अगर मैं इसको नॉर्मली बोलूंगी तो ये पागल थोड़ी है जो मुझे, अब आपको पता है राहुल के पास मन्नत है ना एक्चुअल में, तो अब मान लो अंजलि का उस पर दिल आ गया, तो अब अंजलि को वो मन्नत चाहिए। तो अब वो जानती है कि मैं इससे नॉर्मली अगर मांगूंगी जाके तो ये देगा नहीं मुझे, पागल तो है नहीं ये। तो अब अंजलि लेके जाती है गन और गन दिखाती है राहुल को, ठीक है, कि अगर तूने ये जो अपना हाउस है मेरे नाम पे नहीं किया तो तू भी नहीं बचेगा, ठीक है, फिर घर तो तू देख लेना ऊपर स्वर्ग में से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे राहुल डर जाएगा। अब राहुल डर जाएगा तो एक बार तो वो साइन कर देगा कि हाँ ठीक है मर, है ना, मुझे मार देगी इससे अच्छा मेरा घर ले ले, तो एक बार तो वो साइन कर लेगा। तो यहाँ पे उसने गन पॉइंट पे राहुल से साइन करवा लिया कि वो उसका घर किसको बेच दे, अंजलि को बेच दे। अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या राहुल की कंसेंट फ्री कंसेंट थी? नहीं, यहाँ पे राहुल की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि अंजलि ने उसको हम कह सकते हैं फोर्सफुली, है ना, डराकर गन पॉइंट पे साइन करवाया। तो ये फ्री कंसेंट कैसे होगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं है। तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो जब भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है तब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट राहुल्स ऑप्शन। अभी एग्रीव्ड पार्टी कौन है? गलत किसके साथ हो रहा है? कंसेंट फ्री किसकी नहीं है? राहुल की। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल राहुल के ऑप्शन पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट राहुल ऑप्शन, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या है कि राहुल के पास ऑप्शन है, राहुल के पास क्या ऑप्शन है कि वो आगे जाके चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, या वो आगे जाके चाहता है तो उसको कैंसिल कर दे, या तो एक्सेप्ट कर लो तो कैंसिल। अब मान लो राहुल को पता है क्या जो ये मन्नत है ना, ये वैसे भी बहुत परेशान हो रहा है, उसमें भूत भूत आते हैं, है ना, आत्माएं भटकती है, बेकार घर है, या अंजलि मुझे बहुत अच्छा खासा पेमेंट कर रही है, इतनी की तो वैल्यू भी नहीं है मेरे घर की। तो अगर उसको लगता है कि ठीक है इसने मुझे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है बट मेरा फायदा हो जाएगा इससे, या मैं रेडी हूँ, ठीक है मुझे वैसे भी बेचना ही था, इसको ही बेच देते हैं। तो अगर उसको लगता है ठीक है तो वो यस बोल देगा, हाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। पर अगर उसको लगता है नहीं मुझे नहीं बेचना है, इसने मुझे जबरदस्ती जो है वो साइन करवाया है, तो वो आगे जाके कोर्ट में जाके ये चीजें जो है वो बोल सकता है कि मेरी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी एंड वट एवर, और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है। यानी अब अगर राहुल ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब अंजलि ये नहीं बोल सकती मैं नहीं मान रही, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे राहुल के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे। अंजलि के पास ऑप्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज है। क्या बोला? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो जिसकी कंसेंट इस तरीके से गलत तरीके से ली गई है उसके पास ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी केसेस होते हैं जिसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको कोई एक टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ था, जैसे मान लो मेरी शादी है और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ये लहंगा जो है ये चाहिए। अब मेरी शादी लेट्स से 25th को है, तो मुझे लहंगा जो है वो 25th तक दे ही नहीं पाए, तो अब मैं 30 तारीख को लहंगे का अचार डालने वाली हूँ क्या? तो वो मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा। मान लो मुझे मेरी सिस्टर की शादी है, अब मैं बोल दूंगी कि ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वो पहन लेगी, तो मैं एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही क्लियर है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ अलाउ करता है, क्या? जिसको लॉ अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो इलीगल आपको जैसे ड्रग्स वगैरह का कुछ काम करना है, या किसी को किडनैप करने के लिए आपने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस बच्चे को किडनैप कर ले, मैं तुझे बदले में 4 करोड़ रुपए दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्या? ऑब्वियस सी बात है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, मतलब वो वॉइड है, ठीक है। तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, जो भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल होते हैं क्या? नहीं, सारे इलीगल एग्रीमेंट्स तो वॉइड होंगे, लेकिन ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। जैसे माइनर के साथ हम कोई अगर एग्रीमेंट करते हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। अगर आपने माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वॉइड है, पर क्या ये इलीगल है? नहीं। एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि इलीगल हो गया।
तो हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होगा, पर हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है। और लास्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्या है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि गुड इन सब्सटेंस है बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, सारे एसेंशियल्स वगैरह उस टाइम पे सब कुछ प्रेजेंट थे, पर आगे जाकर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट आ जाती है और वो टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अभी एनफोर्सेबल लॉ में नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है अपने पास में? बार्ड बाय लिमिटेशन। देखो अपने पास में एक लिमिटेशन एक्ट है ना। लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड गिवन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए है और बी है ना। अब अगर ए ने बी को कोई गुड्स जो है वो बेचे हैं ऑन क्रेडिट लेट्स से 5 लाख रुपए के। अब इस केस में कैसे बेचे हैं? ऑन क्रेडिट। अब बी को पेमेंट करना है। मान लो बी को पेमेंट कर देना था लेट्स से 31 दिसंबर 2025। अब बी ने ये पेमेंट नहीं किया तो ए कोर्ट में जा सकता है। ए कोर्ट में नहीं गया, 2026 में भी नहीं गया, 27 में भी नहीं गया, 28 में भी नहीं गया, ये जाके 2040 में इसको होश आ रहा है कि यार बी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए ही नहीं है, तो अब मैं कोर्ट जाता हूँ इससे पैसे रिकवर करने के लिए। कोर्ट बोलेगा पागल है क्या, सो रहा था कि इतने टाइम तक? ऑब्वियस सी बात है, आप 50 साल बाद 100 साल बाद जाके ये बोलोगे कि मेरा 100 साल पहले का पेमेंट नहीं आया, मुझे केस करना है, नहीं मिलेगा। लिमिटेशन एक्ट ने टाइम बताया हुआ है कि भाई तुम्हारा अगर डेट ड्यू हो गया, पैसा नहीं आया, तो 3 साल के अंदर अंदर केस लगा दो। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? वो टाइम बार डेट हो जाएगा। इसका मतलब तुम 3 साल अगर हो गए तो उसके बाद जाकर तुम कोर्ट में नहीं बोल सकते हो कि मुझे मेरा डेट वापस दिलवाओ, या तुम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, तुम स्यू नहीं कर सकते। तो वैसे देखो क्या बोला यहाँ पे, एक पर्सन है राजू और एक पर्सन है काजू। राजू ने गुड्स बेचे काजू को ऑन क्रेडिट, ठीक है। कब बेचे? 2020। लेकिन उसको 2026 तक कोई पेमेंट ही नहीं मिला, 6 साल हो गए पेमेंट ही नहीं मिला। तो अब 6 साल हो गए तो इतना वेट क्यों किया? जब पेमेंट नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर चले जाते, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर चले जाते, मतलब विद इन 3 साल चले जाते ना। अब तुम्हें 6 साल के बाद होश आएगा तो कोर्ट क्या करेगी उसमें? तो अब राजू नहीं जा सकता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि अगर आपको सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया तो आप उसको स्यू कर सकते हो, है ना, कोर्ट में जाकर पैसा उससे ले सकते हो, तो वो नॉर्मली एनफोर्सेबल होता। बट टेक्निकल डिफेक्ट क्या आ गया यहाँ पे? लिमिटेशन एक्ट से वो बैड हो गया, टाइम बैड हो गया, मतलब अभी उसका टाइम खत्म हो गया। तो अभी आप जाके रिकवरी कर सकते हो क्या? नहीं, तो नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इसमें जो हमें ज्यादा पढ़ना होगा अभी अपने एक्ट में, एक तो आपको वॉइड याद रखना है, ठीक है, वॉइडेबल याद रखना है मेनली, इलीगल तो सिंपल ही है। चलो अब देखो, स्टार्टिंग में हमने कुछ कुछ बातें की थी ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, तो उसके बारे में हम कुछ और डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया था कि अपने पास कौन था? जेठालाल था, उसने कार वगैरह का ऑफर दिया था भिड़े को। तो अब जो वो ऑफर दे रहा है, उस ऑफर के असेंशियल्स क्या क्या है? उस ऑफर के असेंशियल्स क्या क्या है? सबसे पहले जो ऑफर है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली। ऑफर कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए एंड नॉट वीक। क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड नॉट वीक। अब यहाँ पे आपके ऑफर में सब चीजें आपको बतानी है। यानी अगर जेठालाल है तो वो भिड़े को बताएगा कि भाई मेरे पास ये कार है, ये ब्रांड है, मैं तुम्हें इतने रुपए में ऑफर करना चाहता हूँ, ठीक है, प्रॉपर बताना है। ऐसे नहीं बोल देना है कि मेरे पास कार है व्हाइट कलर की। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास में 5 व्हाइट कार्स हो, है ना। अब 5 में से आप कौन सी वाली सेल करने वाले हो ये तो आपने बताया ही नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नॉट वेग, नॉट वेग का मतलब यहाँ पे अनक्लियर नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले को बताओगे ना, उसको सपने थोड़ी आएंगे कि आप ऑफर कर रहे हो उसको, तो सामने वाले को आपको कम्युनिकेट करना है, या तो ओरली या फिर राइटिंग में। एक्सप्रेस भी हो सकता है आपको ऑफर, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब आपने प्रॉपर वर्ड से बोलकर या लिखकर आपने सामने वाले को बताया, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर।
ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर भी होता है कभी कभी, ठीक है। इम्प्लाइड ऑफर के केस में क्या होता है कि सामने वाले ने बोलकर या लिखकर आपको नहीं बताया, ठीक है। जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए हो, है ना। अब रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होते हैं ना। जैसे मान लो आप बैठे हुए हो और वो चाय सर्व करने वाला जो है वो आ रहा है वहां पे। तो अब मान लो जैसे 5 लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, अब 5 लोग बैठे हुए हैं तो वो एक एक करके सबको चाय सर्व कर रहा है। आपने नहीं मांगी थी, ठीक है, बट उसने कप में डालकर आपको एक तरीके से ऑफर दे दिया। तो उस केस में उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने आपको एक तरीके से ऑफर दे दिया। अब नॉर्मली हम भी एक्सेप्ट, ठीक है, उसने डाल ही दिया है कप में तो हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ना, नॉर्मली ऐसा होता है। कभी कभी नहीं भी करोगे, लेकिन उसने आपको एक तरीके से बस वो कप में डाल के आपके सामने खड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको ऑफर कर रहा है कि आप ये जो है चाय ले लो, 10 रुपए की है, वट एवर, सबने लिया तो आप भी ले लो। तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब ये हमने पहले ही बात कर लिया था कि जो ऑफरर है, जो ऑफर दे रहा है, वो वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि मैंने तो अपने मन की बात बोल दी, तुम्हें बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो, नहीं। वो आपसे चाहता है कि आप कुछ करो या आप कुछ मत करो, टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना। तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी विलिंगनेस है, वो ऑफरी से चाहता है कि ऑफरी या तो कुछ करे या फिर ऑफरी कुछ ना करे। नेक्स्ट है ऑफर कब तक कंटिन्यू होगा। तो ऑफर कंटिन्यू होगा जब तक वो लैप्स नहीं हो जाता, यानी कुछ टाइम पीरियड वगैरह होगा ऑफर का। अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो गया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो जब तक वो लैप्स नहीं होता तब तक वो आपका ऑफर कंटिन्यू करेगा। ऐसा भी हो सकता है उसको ऑफरर ने रिवोक कर लिया, ठीक है। यानी जैसे ऊपर जो था यहाँ पे जेठालाल था, उसने 2 लाख रुपए में भिड़े को कार ऑफर की थी, है ना। अब भिड़े एक्सेप्ट करता उससे पहले उसको रियलाइज हो गया कि यार नहीं यार, ये कार तो मुझे चाहिए, ठीक है, मैं इसको क्यों बेचूं, मुझे काम आ जाएगी, टप्पू को काम आ जाएगी आगे जाके, है ना, दया को काम आ जाएगी, तो नहीं बेचनी। तो उसने क्या किया, रिवोक कर लिया, मतलब उसने बोला कि नहीं, मैंने अपना ऑफर कैंसिल कर लिया, वापस ले लिया मैंने अपना ऑफर। तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली जो आपका ऑफरी है वो उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या मैं नहीं चाहिए, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या वो एक्सेप्ट कर ले। तो अगर उसने रिजेक्ट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया तो वैसे आपका ऑफर खत्म हो गया, बिकॉज अब तो एक्सेप्टेंस आ गई ना। तो ये सारे के सारे जो एसेंशियल्स हैं, किसके एसेंशियल्स हैं, आपके ऑफर या प्रपोजल के आपके एसेंशियल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अपने पास में होता है काइंड्स ऑफ ऑफर, यानी कौन कौन से टाइप के अपने पास ऑफर जो है वो हो सकते हैं। देखो, एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब होता है ऐसा ऑफर जो हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया है, जो हमने जनरली सबको दिया है, जो हमने जनरली सबको दिया है, पब्लिक एट लार्ज को दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक पर्सन है, उस पर्सन का बच्चा किडनैप हो गया, बच्चा खो गया, या उसका पेट खो गया, लेट्स से उसकी पेट एक कैट थी, बिल्ली थी, किसी पर्सन के पास वो खो गई। तब उसने न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया, है ना। या उसका एक हाउस है जो कि उसको सेल करना है, तो हाउस फॉर सेल की उसने न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी। तो अब क्या उसने किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोला कि तुम मेरा घर खरीद लो या तुम मेरे कैट को ढूंढ के ले आओ, नहीं, उसने जनरली सबको बोला। तो कोई भी पब्लिक का कोई भी पर्सन जो चाहता है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे हम बोलेंगे जनरल ऑफर, है ना। और स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है, यानी हम जनरल सबको नहीं बोल रहे हैं। जैसे राहुल ने सबको नहीं कहा था कि तुम मेरी हेल्प कर दो, है ना, कि कोई भी चाहता है तो मेरी हेल्प कर सकता है। राहुल ने टीना को स्पेसिफिकली बोला कि तू मेरी हेल्प कर, मैं तुझे ऑफर देता हूँ। तो दैट इज व्हाट स्पेसिफिक ऑफर। जेठालाल ने सिर्फ किसको बोला, भिड़े को बोला। तो अभी अगर पोपटलाल आकर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं, उसको ऑफर दिया ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बट जनरल ऑफर के केस में कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो, जनरल में क्या बोला, मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। और स्पेसिफिक में स्पेसिफिक पर्सन को ही हमने दिया है, जिसको दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, हर कोई ऐरा गैरा आके मुंह उठा के एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े थे, वैसे एक्सेप्टेंस के भी एसेंशियल्स है। देखो, एक्सेप्टेंस मतलब तो आप जानते ही हो, टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग। ऑफर बाइंडिंग कब होगा, जब उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। एक बात बताओ, जब तक किसी ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक क्या आप ये मान लोगे कि आपका जो काम है वो हो जाएगा। अगर अंजलि ने राहुल के ऑफर को
टीना, सॉरी मैं बार बार अंजलि बोल रही हूँ, अगर टीना ने राहुल के ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता तो क्या ये राहुल मान के बैठ जाता कि मेरा असाइनमेंट तो हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ऑफर को जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी तब तक क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑफर बाइंडिंग है सामने वाली पार्टी के ऊपर? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस चाहे वर्ड से मिले चाहे एक्शन से मिले। नेक्स्ट क्या बोला है, पर्सन कैन नॉट बी बाउंड बाय वन साइडेड ऑफर विच इज नॉट एक्सेप्टेड। वही है ना कि कोई भी ऐसा ऑफर अगर आपने दिया है, सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो बाउंड नहीं होगा, है ना। और आपको ये भी नहीं मानना है मेयर साइलेंस कि उसने कोई जवाब नहीं दिया अगर, तो एक्सेप्टेंस मान लेना है, नहीं। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं किया है तो आप साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे, ठीक है। ये भी आगे आ जाएगा। देखो, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले क्या बोला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या बोला है। फर्स्ट पॉइंट, जो आपकी एक्सेप्टेंस है दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए। कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, कंडीशन लगाकर एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सामने वाले ने आपको जो चीज ऑफर करी है आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, तब आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। अगर आपने उस पर कंडीशन लगा दी कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, तो फिर वो जो चीज है एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। कंडीशनल अगर एक्सेप्टेंस होती है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, रिजेक्शन ऑफ ऑफर। इसका मतलब है अगर आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया, यानी अगर आपने कंडीशन लगा दी, तो हम क्या मान लेंगे, जो आपका ऑफर है वो क्या हो गया है, आपका ऑफर रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो राहुल था उसने टीना को क्या ऑफर किया था कि तू मेरा असाइनमेंट कर दे और मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे बदले में पिज्जा दूंगा। तब टीना जो है वो राहुल को क्या बोलती है कि मैं तेरा असाइनमेंट कर दूंगी, लेकिन तभी करूंगी अगर तू मुझे डेली जो है वो कॉलेज के लिए पिक एंड ड्रॉप करेगा घर से, अगर तू डेली मुझे शॉपिंग पे लेके जाएगा। तो ऐसे करके उसने क्या बोला, मैं ऑफर एक्सेप्ट तो करूंगी लेकिन तब करूंगी जब तू मेरी ये सारी कंडीशंस मान लेगा। तो उसका ऑफर क्या था कि हेल्प कर बदले में पिज्जा ले, इतना ही था। अगर आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हो तब तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। अगर आपने खुद की कंडीशन लगा दी उसमें, है ना, तो वो ऑफर का क्या मान लिया जाएगा, वो ऑफर रिजेक्ट मान लिया जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिया था कि अपने पास कौन है, जेठालाल, उसने भिड़े को कार ऑफर करी कितने रुपए की, 2 लाख की। अब आपको पता है भिड़े कंजूस है, अब भिड़े ने क्या बोला, पागल है क्या, मैं जो है ये कार 2 लाख रुपए में नहीं लूंगा, मैं मैक्स टू मैक्स तुझे कितना पे करूंगा, 1 लाख रुपए। तो अब उसने कितना ऑफर किया, 2 लाख। भिड़े ने रिस्पॉन्स में क्या बोला, नहीं नहीं 2 लाख रुपए नहीं, कितना, 1 लाख। तो अब यहाँ पे भिड़े ने भी एक तरीके से क्या लगा दी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस लगा दी ना। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस वगैरह उसने नेगोशिएट कर दी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं काउंटर ऑफर। इसे हम क्या बोल देते हैं, काउंटर ऑफर। यानी इसने कितने में ऑफर किया, जेठा ने 2 लाख में, अब भिड़े ने कितने में बोला, नहीं कितने में, 1 लाख में। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो ऑफर है जेठालाल का वो तो हो गया कैंसिल, भिड़े के साइड से एक नया ऑफर आ गया, जैसे हम बोल देंगे काउंटर ऑफर। अब जेठा चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से कंडीशन वगैरह लगा देते हो तो जो ओरिजिनल ऑफर है जो आया था ऑफरर से, वो तो एक बार को कैंसिल हो ही जाता है, ठीक है, रिजेक्ट हो ही जाता है। चलो, एक्सेप्टेंस ओरली भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर जो टीना है, मान लो उसने बोलकर बता दिया राहुल को कि हाँ मैं जो है वो क्या करने वाली हूँ, तुम्हारा असाइनमेंट करने वाली हूँ, पिज्जा दे दो, तो वो भी। अच्छा, मान लो उसने कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसने लिख के नहीं बताया, बट उसने डायरेक्टली उसका असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दिया, असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये इंप्लाइड है ना कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो असाइनमेंट वो स्टार्ट कर रही है उसका। तो एक्सप्रेस भी हो सकता है या इंप्लाइड भी हो सकता है बाय कंडक्ट। अच्छा, अगर कोई पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस बताया गया है तो उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। यानी अगर ऑफरर ने बता दिया कि देखो तुम मुझे एक्सेप्टेंस अगर दोगे तो तुम मुझे फोन करके ही बताना, तो आपको फोन करके एक्सेप्टेंस देनी है। तुम अगर एक्सेप्टेंस दोगे तो मुझे ईमेल ही भेजना, तो वैसे ही भेजना है। तो जैसे तरीके में एक्सेप्ट करने को बोला है वैसे एक्सेप्ट करना है। फोन करके बोला है, आप उसको मैसेज कर दोगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली एक्सेप्टेंस भी आप कम्युनिकेट कर दो टू ऑफरर। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर, अभी जो हमने यहाँ पर बात की थी, है ना, काउंटर ऑफर की।
काउंटर ऑफर भी हो सकता है, काउंटर ऑफर को भी हम एक तरीके से क्या मान लेंगे, रिजेक्शन ऑफ ऑफर, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली आपने कंडीशन ये तो लगा दी कि मैं तुझे 2 लाख रुपए नहीं 1 लाख रुपए पे करूंगा, यानी आपने उसकी वाली बात को तो एक तरीके से रिजेक्ट करके अपनी बात बोल दी है ना, तो उसे हम बोलेंगे काउंटर ऑफर। उससे ओरिजिनल ऑफर तो एक तरीके से रिजेक्ट हो ही जाता है, लेकिन जो काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर को वो पर्सन एक्सेप्ट भी कर सकता है पहले वाला और रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे भिड़े ने बोला, तो जो फर्स्ट वाला ऑफर था 2 लाख वाला वो तो रिजेक्ट हो ही गया, जैसे ही भिड़े ने 1 लाख रुपए की डिमांड करी, तो ओरिजिनल ऑफर जो है 2 लाख वाला वो तो कैंसिल हो गया। अब जो ये 1 लाख वाला ऑफर भिड़े ने दिया है, अब चाहे तो जेठा इसको एक्सेप्ट कर सकता है और चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, तो वही चीज बोली है। नेक्स्ट है, इट शुड बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, है ना, कुछ टाइम लिमिट हो सकता है ऑफरर ने बता दी हो, कि इसने बोल दिया हो कि देख तू मुझे 2 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर दे कि तू मेरा काम करेगी या नहीं करेगी, तो अगर 2 दिन बोला है तो 2 दिन में ही अपने एक्सेप्टेंस देनी है। 2 महीने के बाद आप उसको हाँ बोलोगे तो कोई सेंस नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं होती है, तो आप एक रीजनेबल टाइम में उसको बोलते हो, आपको 10 साल के बाद याद आ रहा है ओए तूने मुझे ऑफर दिया था मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पागल हो 10 साल के बाद एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अगर टाइम लिमिट नहीं बताइए तो एक रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उससे पहले ऑफर लैप्स हो जाए, उससे पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट, मेयर साइलेंस ऑन ऑफरीज पार्ट नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, यानी अगर जो ऑफरी है ना, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, हाँ नहीं बोला ना नहीं बोला, तो ये नहीं बोलना है कि तेरी चुप्पी में ही मैंने हाँ समझ ली फलानी, ये आलतू फालतू की बातें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर साइलेंस है, साइलेंस को आपको डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं मानना है ना, साइलेंस नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानना है। तो ये सारे जो आपके किसके हो गए एसेंशियल्स, वैलिड एक्सेप्टेंस के हो गए। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है उसका कम्युनिकेशन करना होगा। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा। देखो ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा कि ऑफर हमने कम्युनिकेट कर दिया है, हमें पता है कि हमें दोनों ही कम्युनिकेट करने होते हैं, ऑफर भी एक्सेप्टेंस भी। तो ऑफर कब माना जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया है, जब वो जो ऑफरी है ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, है ना। तो ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये टॉपिक आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल देखो मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर ए ने मान लो वही है कार बेचने का ऑफर दिया था, किसको, मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए ने ऑफर दिया, लेकिन कैसे भेजा ऑफर, बाय पोस्ट, किसको भेजा, बी को। अब लेटर उसने कब भेजा, लेटर उसने पोस्ट किया 10 जुलाई को, कब पोस्ट किया, 10 जुलाई को, लेकिन बाय पोस्ट भेजा है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बी के पास मान लो वो लेटर कब पहुंचा है, 12 जुलाई को। तो ए ने कब पोस्ट किया है 10th को और बी के पास कब पहुंचा है 12th को। तो अब तो मुझे बताओ कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, 10th को कि 12th को, ऑब्वियसली 12th को, क्योंकि बी तक पहुंचना जरूरी है ना ऑफर का, अगर बी को पता ही नहीं चला तो ऑफर कैसे कम्युनिकेट हुआ फिर। तो बी तक कब पहुंचा है 12th को, तो इसीलिए हम ये मानेंगे ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ है 12th को, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर एक चीज लिखी हुई थी वो याद होगी, जब इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जैसे मान लो अगर बी घर पे नहीं है, किसी रीजन की वजह से शादी में गया है या कोई मीटिंग वगैरह है उसकी वजह से आउट ऑफ टाउन गया है, 3 दिन बाद घर पे आ रहा है, 2 दिन बाद घर पे आ रहा है, तो वो तभी पढ़ेगा उसको। तो जब वो पढ़ रहा है एक्चुअली तभी हम मानेंगे कि कम्युनिकेट हुआ है। तो इफ बी रीड द लेटर ऑन 13th तो फिर हम ये मानेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट कब हुआ है, 13th को, मतलब जब उसकी नॉलेज में आया तभी आप मानोगे कि वो कम्युनिकेट हुआ है। अच्छा एक और चीज है, देखो ये आपको पता है ये जो लॉ है ये बहुत पुराना है ना, ऐसे तो है नहीं अभी अभी आया है। आजकल के टाइम पे तो मेजोरिटी चीजें कैसे हो जाती हैं, टेक्स्ट पे, ईमेल के थ्रू। तो उसमें तो क्या होता है, आपने जैसे ही भेजा वैसे ही सामने वाले के पास पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट वाले जो केसेस होते थे, क्योंकि पहले की लॉ है तो पहले तो ये सब चीजें कैसे होती थी, बाय पोस्ट होती थी बहुत कॉमनली। तो इसीलिए जो पोस्ट वाली चीज है ना, वहां पे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पे डेज का फर्क पड़ जाता है, आपने कब पोस्ट किया है, सामने वाले के पास कब पहुंचेगा। तो बाय पोस्ट वाली चीजें थोड़ी सी हमें ज्यादा याद रखनी होगी, ठीक है। देखो तो क्या बोला, ऑफर कब कंप्लीट हुआ, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। अब एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, अब पहले आप ये देख लो एग्जाम्पल, देन हम उसको लैंग्वेज पढ़ेंगे। अच्छा ए ने पोस्ट कब किया 10 को, बी के पास कब पहुंचा 12 को,
तो हम कब मानेंगे बी ने कब पढ़ लिया, या सॉरी ऑफर का कम्युनिकेशन कब हो गया, 12 को, ठीक है। तो ऑफर कम्युनिकेटेड ऑन 12th, ठीक है। चलो अब इसके बाद में, अब बी ने पढ़ लिया, अब आगे जाके जो बी है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। अब बी एक्सेप्ट कर रहा है तो बी भी अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट हम मानते हैं भिजवा रहा है, तो अब बी ने भी अपनी एक्सेप्टेंस भिजवा दी बाय पोस्ट। अच्छा बी ने एक्सेप्ट कब किया था, 12th को, ठीक है। और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भिजवाई कब है, बाय पोस्ट 14th को पोस्ट करा है उसने, अपनी एक्सेप्टेंस उसने 14th को पोस्ट करी है। अब 14th को पोस्ट कर दी, लेकिन ए तक पहुंची कब है लेटर एक्सेप्टेंस वाली, 16th को। तो बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट कब कर दी, 14th को, लेकिन ए के पास एक्सेप्टेंस कब पहुंची है, 16th को। तो अब सुनो ध्यान से, यहां पे क्या बोला, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए इज कंप्लीट ऑन 14th, यानी ऑफरर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मान ली जाएगी, 14th को ही मान ली जाएगी, जब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर ली। इसका मतलब यहाँ पे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब मिल गई है, जब बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, बी ने पोस्ट कर दिया, बी ने पोस्ट कर दिया मतलब अभी बी के कंट्रोल से बाहर हो गया, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ये रेलेवेंट क्यों होता है, देखो अगर ए चाहता है कि वो रिवोक करे ऑफर को, तो अब क्या वो रिवोक कर सकता है, वो रिवोक कर सकता था 14 से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि बी ने कब पोस्ट करी है अपनी एक्सेप्टेंस, 14th को। तो अब बी कुछ नहीं कर सकता, बी के हाथ से निकल गई, तो अब जो है बी कुछ नहीं कर सकता, बी के हाथ से चली गई, तो अब ए यहाँ पे रिवोक नहीं कर पाएगा। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, जब वो ए तक पहुंचेगी। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी ने भले पोस्ट कब कर दी है, 14th को, पर ए को तो नहीं पता ना कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। ए तक कब पहुंचेगी, 16th को। तो अगर बी ने भले ही 14th को पोस्ट कर दी है, लेकिन ए तक कब पहुंचेगी, 16th को। तो बी यहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस अगर रिवोक करना भी चाहता है पोस्ट करने के बाद भी, तो वो 16 से पहले पहले रिवोक कर सकता है। यानी ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो गई, जब सामने वाले ने अपने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी। तो अगर उसको रिवोक करना है तो वो एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के बाद रिवोक नहीं कर सकता। और अगर बी को अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या बोला कि जो बी है वो कब रिवोक कर सकता है, बी रिवोक कर सकता है जब तक ए के पास पहुंची नहीं है। अगर ए के पास पहुंच गई होती, मतलब 16th हो गई होती, अब भी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। तो रिवोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑफर को रिवोक करना चाहता है, ऑफर को रिवोक करना चाहता है अगर ऑफरर, तो वो कब तक रिवोक कर सकता है, पोस्ट करने से पहले पहले, एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले पहले। और अगर एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, मतलब ऑफरी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, तो वो कब तक रिवोक कर सकता है, किससे पहले पहले, जब तक वो पहुंच गई ऑफरर के पास, उससे पहले पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना, देखो क्या बोला है, ए जो है, ए वो रिवोक कर सकता है अपना ऑफर, ए कौन है, ऑफरर, ए अपना ऑफर रिवोक कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट बी पोस्ट हिज लेटर दैट इज 14 जुलाई। क्योंकि अब देखो बी ने अगर लेटर पोस्ट कर ही दिया, तो अब आप नहीं बोल सकते कि मैं रिवोक करता हूं अपना ऑफर, नहीं, अभी बी के साइड से एक्सेप्टेंस चली गई, ठीक है, अब तो मैंने पोस्ट कर दिया, अब तुम क्या मना कर रहे हो। तो यहाँ पे नहीं कर सकता है वो 14th के बाद में रिवोक। और बी अपना एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकता है, बिफोर और एट द मोमेंट लेटर रीचेज ए, मतलब ए के पास पहुंचे उससे पहले पहले, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी जो है चीजें याद करनी होंगी, है ना। अब अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब ऑफरर, है ना, ऑफरर। तो इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट है, व्हेन पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर जो है अपना ऑफरी, उसने अभी क्या काम किया, उसने अभी अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो अभी जो है ऑफरर के लिए वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ठीक है। और इसी वाले एग्जाम्पल में हमने रिवोकेशन भी देख लिया, अब रिवोकेशन पढ़ लेते हैं। रिवोकेशन हमें गिवन है सेक्शन 5 में। तो ऑफर कब रिवोक हो सकता है, ऑफर अपना रिवोक हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर,
यानी वो कब हो सकता है, जब किसी भी टाइम पे, उससे पहले जब कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट है अगेंस्ट द प्रपोजर। अब अगेन ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको कब समझ में आएगी, अगर आप एग्जाम्पल से पढ़ोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑफर वो कब रिवोक कर सकता था, बिफोर और एट द मोमेंट बी ने पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि बी ने पोस्ट कर दिया अपना एक्सेप्टेंस, उसी का ही तो मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट है अगेंस्ट प्रपोजर, है ना। बी ने पोस्ट किया तो बी के पोस्ट वाली डेट ही तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट है अगेंस्ट प्रपोजर, तो उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टेंस वो कब रिवोक कर सकता है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी, बेसिकली यहाँ पे 16th को, तो वो उससे पहले पहले क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। आप एग्जाम्पल को पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में आप लैंग्वेज पढ़ना। डायरेक्टली लैंग्वेज पढ़ोगे तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा कि क्या ही लिखा हुआ है ना। इसीलिए पहले आप एग्जाम्पल पढ़ना। चलो, अब इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और है इसमें, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अच्छा, हमने रिवोकेशन तो कर दिया, अब रिवोक करोगे अगर तो ऑब्वियस सी बात है वो भी तो सामने वाले को बताओगे ना। रिवोक करके मन में थोड़ी बैठ जाओगे मैंने रिवोक कर लिया ऑफर, रिवोक कर लिया एक्सेप्टेंस, बताओ भाई सामने वाले को। ठीक है, तो जो बंदा रिवोकेशन कर रहा है, चाहे ऑफरर है चाहे एक्सेप्टर है, जो भी है, जो बंदा रिवोक कर रहा है, तो जो रिवोक कर रहा है उसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, when it is put into course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it। इसका मतलब क्या बोला है, जो पर्सन रिवोकेशन कर रहा है, जो पर्सन रिवोकेशन कर रहा है, तो when it is put into course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of person who makes it। जैसे अगर ए, मान लो ए क्या कर रहा है, अगर रिवोक कर रहा है अपना ऑफर, तो ए के लिए कब कंप्लीट होगा, जब ए ने पोस्ट कर दिया। ठीक है, और क्या बोला यहाँ पे, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको हम बता रहे हैं कि हम रिवोक कर रहे हैं, तो जब उसकी नॉलेज में आएगा। जैसे बी जो है वो अपनी रिवोक कर रहा है एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, तो बी की रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट बी व्हेन टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। और ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, जब उस तक पहुंचेगी। मतलब जो बंदा रिवोक कर रहा है उसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो कब हो जाएगा, उसके लिए रिवोकेशन कब हो जाएगा, जब वो बेसिकली पोस्ट कर देता है या टेलीग्राम के थ्रू भेज देता है। मतलब वो जैसे भी सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसने कर दिया, मैसेज गया, पोस्ट गया, तो उसके लिए कंप्लीट हो गया। और सामने वाले को कब पता चलेगा, उसके लिए कब कंप्लीट मानी जाएगी कम्युनिकेशन, जब उस तक पहुंचेगी। सिंपल, ठीक है। तो मेनली तो जो आपको ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है ये याद रखना है अच्छे से। ओके, चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे। यूनिट नंबर 1 जो था वो अपना पूरा हो गया, जिसमें हमने सारी क्या क्या चीजें पढ़ ली। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एंड बेसिक्स तो हमने पढ़ी लिए कि मीनिंग क्या होता है एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, प्रॉमिस का, ये सब चीजें हमने देख ली। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट पे। बहुत ही छोटा सा यूनिट है अपना, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं डेफिनेशन में। देखो क्या बोला है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, पहली चीज प्रॉमिसर की डिजायर पे होगी। ठीक है, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका मतलब डिजायर तो प्रॉमिसर की है, बट कंसिडरेशन दे कौन सकता है, प्रॉमिसी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। आगे पढ़ो, हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, डज और abstains फ्रॉम डूइंग, promises टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब ये एक ही चीज को इसने अलग अलग तरीके से कैसे लिखा है, बहुत ही सिंपल चीज है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। डन मतलब हो चुका, मतलब पास्ट, डज मतलब प्रेजेंट, और प्रोमिसेस टू डू मतलब फ्यूचर। ठीक है, इसका मतलब कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। ठीक है, आगे पढ़ो। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि आप कुछ करने के लिए भी बोल सकते हो और कुछ नहीं करने के लिए भी बोल सकते हो, तो डू और abstain फ्रॉम डूइंग तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला, सच एक्ट और सच एब्स्टिनेंस और सच प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अब बहुत सारी चीजें आ गई इस डेफिनेशन में,
अब इसको हम एक एक करके समझते हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एक बेसिक बात करें तो व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन जो है वो एक एक्ट है ऑफ डूइंग समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। या तो कुछ करो, ठीक है, या फिर कुछ मत करो। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था, राहुल ने टीना को कहा था मेरा असाइनमेंट करो। और एक और हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, राहुल ने टीना को बोला कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूं एक पिज्जा अगर तुम अंजलि की असाइनमेंट में हेल्प मत करो। तो एक चीज में तो हमने उसको बोला कि कुछ करो, मेरा असाइनमेंट करो, और सेकेंड वाली चीज में हमने बोला कि ये काम मत करो, उसके असाइनमेंट में हेल्प मत करो। तो टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। देखो अब आगे यही बोला गया है कि आपकी जो कंसिडरेशन है मे बी ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। पहला एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड और पास्ट, सॉरी एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, और तीसरा पास्ट। देखो क्या बोला है, एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना सेकेंड वाला है, मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन। बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल। जैसे मान लो एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है, ठीक है। ए नाम का पर्सन है, उसको मान लेते हैं एप्पल्स चाहिए। अब वो गया बी नाम के पर्सन के पास में, बी सेलर है ना, फ्रूट्स वगैरह सेल करता है। उसने बोला बी को कि मुझे 1 किलो एप्पल्स चाहिए। बी ने बोला ठीक है, आपके 150 रुपीज लग जाएंगे। तो ए ने बोला ठीक है डन। तो बी ने एप्पल्स दे दिए उसी टाइम पे और ए ने उसी टाइम पे पेमेंट कर दिया। तो बी को क्या मिल गया, पैसे, और ए को क्या मिल गया, एप्पल्स। ये कौन सी कंसिडरेशन है, प्रेजेंट, एग्जीक्यूटेड, हो गया ना काम। जो भी काम करना था, एप्पल्स मिल गए, पैसे दे दिए, काम हो गया, कंसिडरेशन हो गई, मतलब प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटेड। तो या फिर प्रेजेंट। तो इट इज एन एक्ट और फॉरबेरेंस, यानी वही है ना, कुछ काम करना या कुछ काम नहीं करना। मेड और सफर्ड फॉर अ प्रॉमिस, यानी अगेन जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन आपने अभी प्रेजेंट में कर दी। यानी ना तो हमने पास्ट में किया था उसको, ना हम फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी के अभी एप्पल्स मिले, अभी के भी पैसा मिल गया, वैसा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूचर वाले का। देखो क्या बोला, एक पर्सन है जिसका नाम है राम, एक पर्सन है जिसका नाम है राम, और एक पर्सन है जिसका नाम है श्याम। क्या बोला, ए ने, सॉरी राम ने क्या बोला यहाँ पे कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए पे करता हूं अभी, और श्याम ने बोला ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ क्वांटिटी ऑफ व्हीट डिलीवर कर दूंगा विद इन अ मंथ। यानी राम ने पेमेंट अभी कर दिया, बट श्याम बोल रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें व्हीट दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूं। मैं कब दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा 1 महीने बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं श्याम ने क्योंकि कुछ प्रॉमिस किया है, तो श्याम के साइड से हम कह सकते हैं कंसिडरेशन अभी नहीं आया है। वो कब आएगा, वो आएगा फ्यूचर में। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी है ना, प्रॉमिस। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस, कि आपने कुछ चीज करने का प्रॉमिस किया, कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये करूंगा 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, वट जो भी हो सकता है, ठीक है। सो इसे हम कौन सी बोलेंगे, फ्यूचर या फिर एग्जीक्यूटरी। तो राम ने तो अभी दे दिया, ठीक है, लेकिन श्याम ने प्रॉमिस किया है कि वो कब देगा, इन फ्यूचर, 1 महीने के बाद। क्या देगा, वीट, ठीक है। तो वो जाएगी फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी, ठीक है। इसके बाद देखो जो अपना थर्ड वाला है कौन सा, पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कंसिडरेशन है वो ऑलरेडी पास्ट में जो है वो एक तरीके से आपको एक साइड से मिल चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीचर है उसने अपनी क्लासेस दे दी किसको, एक स्टूडेंट को, और अब यहाँ पे उसने उस टाइम पे पेमेंट नहीं किया था। अब वो आगे जाके जो है वो क्या बोल रहा है, मतलब बेसिकली उसने उस टाइम पे बोला होगा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप मुझे क्लासेस दे दो, है ना। तो टीचर ने उसको क्लासेस दे दी। अब आगे जाके वो क्या बोल रहा है कि मैंने जो आपसे क्लासेस ली हैं, मैं उसका जो पेमेंट है वो आपको कर दूंगा 1 महीने में। यानी अब इस केस में क्या बोला कि वो जो पास्ट कंसिडरेशन है, मतलब जो क्लासेस उसको पास्ट में मिली है ना, उसके लिए अब वो पेमेंट करने वाला है या पेमेंट करेगा। तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, पास्ट कंसिडरेशन। देखो क्या बोला, इट मीन्स पास्ट एक्ट और फोरबेरेंस, मतलब पास्ट में कुछ किया था या कुछ नहीं किया था, वट एवर, दैट इज एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन टुक प्लेस
एंड इज कंप्लीट बिफोर द प्रॉमिस इज मेड। यानी कि मैंने, मान लो जो टीचर है उसने क्लासेस उसको दे दी है ना पास्ट में, और अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसका पेमेंट जो है वो बाद में कर देगा, इस तरीके से। तो वो काम ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, और उसके लिए पास्ट कंसिडरेशन के लिए अभी आप आगे एक जो है वो कोई चीज करोगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पास्ट कंसिडरेशन। तो अब तीन टाइप की अपनी कंसिडरेशन हो गई, कौन कौन सी, फ्यूचर वाली हो गई, प्रेजेंट वाली हो गई, और एक पास्ट वाली अपनी कंसिडरेशन हो गई। तो ये तीन टाइप से अपनी कंसिडरेशन हो सकती है। अब इसके बाद आ जाओ, देखो क्या बोला, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब जो अपनी कंसिडरेशन है उसके लिए भी कुछ कुछ रूल्स है। सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन में बात की थी, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यानी ये जो आपकी कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ भी उठाकर पे कर दिया। जो बंदा प्रोमिसर है, जो ऑफर दे रहा है, उसके डिजायर पे होनी चाहिए। जैसे ऊपर जो था राहुल, राहुल ने ऑफर दिया था कि अगर तुम मेरा यहाँ पे असाइनमेंट करने में हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें पिज्जा दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पे कि जो है वो टीना जो है वो कुछ भी खुद से मांग लेगी या कुछ भी खुद से कर देगी, नहीं। जो कंसिडरेशन है वो किसके डिजायर पे होना चाहिए, वो प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। अब अगर जेठालाल था, उसने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कार जो है वो सेल करना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, तभी भिड़े ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पे नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए का अचार पापड़ दे देता हूँ, माधवी दे देगी। तो ऐसी सब चीजें बोलनी है क्या, नहीं। तो जो आपकी यहाँ पे कंसिडरेशन है वो किसके डिजायर पे होनी चाहिए, प्रोमिसर। यानी जो बंदा ऑफर कर रहा है वही बताएगा कि कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, आप डिसाइड नहीं करोगे। ठीक है, जो ऑफरी वगैरह है या कोई थर्ड पार्टी वो डिसाइड नहीं करेगी, प्रोमिसर की डिजायर पे ही कंसिडरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब देखो, आप जो है ऑफरर जो है वो बताएगा कि कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट कोई भी कर सकता है। पेमेंट जो है, हो सकता है पेमेंट जो है वो ऑफरी खुद करे, या हो सकता है पेमेंट ऑफरी के बिहाफ पर कोई थर्ड पर्सन कर दे। जैसे मान लो भिड़े के पास पैसे नहीं है 2 लाख रुपए इंस्टेंट, तो वो किसके पास गया, तारक मेहता के पास गया, और उसने उसको बोला कि आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा या जैसा भी है। तो अभी यहाँ पे तारक मेहता ने 2 लाख रुपए पे कर दिया। तो अब क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन है। देखो, पैसा मिलना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तो कंसिडरेशन जो होगा वो कौन दे सकता है, वो प्रॉमिसी खुद भी दे सकता है, या फिर कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है। ठीक है, प्रॉमिसी के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है। नॉर्मली ऐसा होता ही है ना, जैसे मान लो कि कोई लेट्स से वाइफ है ना, अब वो शॉपिंग करने जाती है, ठीक है, उसके पास मान लो जो है खुद का पैसा खर्च नहीं करना है या पैसे नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड को फोन करेगी कि चुपचाप पेमेंट करो शांति से, या अपना कार्ड दो मुझे, या जो भी है। तो अब ऐसे थोड़ी होता है कि अगर वाइफ ने सामान खरीदा है तो वाइफ खुद ही पेमेंट करेगी, है ना, वो हस्बैंड को बोल देती है। अच्छा, बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर पेमेंट करो। अभी तुम लोग क्लासेस परचेज करते हो तभी तुम थोड़ी अर्न कर रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ लोग हो सकता है कर भी रहे हो, बट नॉर्मली जो होते हैं बच्चे वो अर्न नहीं कर रहे होते हैं, तो वो किससे पैसे मांगते हैं। अब तुमने अपने पेरेंट्स से पैसे लेके मुझे दिए, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी नहीं नहीं तुम खुद कमा के मुझे दोगे तभी वो वैलिड कंसिडरेशन होगा, नहीं। तो कंसिडरेशन जो प्रोमिसी है वो खुद भी दे सकता है, उसके बिहाफ पर कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। इसके लिए हमें केस लॉ पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए हमें एक केस लॉ पढ़ना है। चलो देखो, पहले हम केस लॉ पढ़ लेते हैं। देखो केस लॉ क्या है, चिनाया वर्सेस रमाया, 1882 का ये केस लॉ है। और ये केस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है, एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। देखो क्या बोला, एक ओल्ड लेडी थी, एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, उसने, वो ओल्ड है, उसको पता है कि मैं तो अभी कुछ टाइम में मरने वाली हूँ, जो भी है, तो उसने क्या काम किया, उसने अपनी बेटी, अपनी डॉटर को एक क्या किया, प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। ठीक है, गिफ्ट डीड वगैरह से उसने अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, और उसने साथ में अपनी डॉटर को ये डायरेक्शन भी दिया कि मैं तुझे प्रॉपर्टी तो गिफ्ट कर रही हूं, लेकिन तू इस प्रॉपर्टी के बदले में कुछ ना कुछ है ना हर साल एन्युटी पे करते रहना इस ओल्ड लेडी के ब्रदर्स को, मतलब अपने अंकल मामा हो गए उसके एक तरीके से, है ना, जो भी है। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो ओल्ड लेडी है उसने अपने डॉटर को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी और डायरेक्ट किया कि तुम एन्युटी मतलब एनुअल पेमेंट करती रहना उस लेडी के ब्रदर्स को। ठीक है, चलो
अब जो डॉटर थी वो मान गई, ठीक है मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है, ओके, तो मैं जो है, जो उसके ब्रदर हैं लेडी के, उनको मतलब अग्री कर दिया राइटिंग में कि मैं आपको एन्युटी पे करती रहूंगी। अब आगे जाके बेटी को दौरे पड़े। बेटी ने क्या सोचा कि यार ये तो गलत बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो क्या बोलता है कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो मैं तो लेडी के जो ब्रदर है ना, तो उनको मैं तो दे रही हूँ एन्युटी, पर उनकी साइड से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, है ना, मतलब ये तो वन साइडेड हो गया कि मैं अकेली पे करती जा रही हूँ, उनकी साइड से मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो उसने आगे जाके डिक्लाइन कर दिया कि मैं पे नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो अंकल है, ठीक है, वो जो ब्रदर है बेसिकली, वो मुझे कुछ नहीं पे कर रहे, तो मेरी साइड से जा रहा है, तो एक साइड से कंसिडरेशन हो रही है, सेकेंड साइड से तो है ही नहीं ना, है ना। तो इस केस में क्या बोला, कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, मेरी अकेले के साइड से जा रहा है, इसीलिए मैं पेमेंट नहीं करूंगी। अंकल स्मार्ट थे, अंकल पहुंच गए कोर्ट। अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या बोला कि जो अंकल हैं वो केस कर सकते हैं उस लड़की के ऊपर, है ना। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन तो मिली ही है उस लड़की को। कौन सी कंसिडरेशन मिली है, भले ही ये अंकल ने पे नहीं की है, लेकिन ओल्ड लेडी पे करके गई है ना, ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी दी है, और उसी प्रॉपर्टी के चलते ही तो कहा है कि इनको एन्युटी पे कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लेडी के ब्रदर जो है वो खुद ही कंसिडरेशन दे, अगर वो लेडी के साइड से भी कंसिडरेशन आ रही है तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो दो लोग हैं उन्हीं साइड से कंसिडरेशन आनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी से भी कंसिडरेशन आ रही है तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, देखो कोर्ट ने बोला अंकल स्यू कर सकते हैं क्योंकि कंसिडरेशन मूव्ड फ्रॉम हर मदर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन, तो वो भी सफिशिएंट कंसिडरेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो ये केस लो आपको याद रखना है, चिनाया वर्सेस रमाया, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या बोला है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो वैल्यू वाली हो। ऑब्वियस सी बात है, पत्थर उठा के तो सामने वाले को दे दोगे नहीं कि यार ये पत्थर तो है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था, पत्थर आपके बहुत काम आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो ऐसे आलतू फालतू की चीजें नहीं देनी है, ऐसी कोई चीज देनी है जो कुछ वैल्यू रखती हो, ठीक है, समथिंग ऑफ वैल्यू। अच्छा, कोई भी एक्ट हो सकता है, एब्स्टिनेंस और फोरबेरेंस भी हो सकता है, रिटर्न प्रॉमिस वही है ना, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, तो कुछ करना या कुछ नहीं करना वो सब इसमें आ जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो ही सकता है, अभी हमने ऊपर बात कर ली। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई ऐसी चीज नहीं करोगे या ऐसी चीज नहीं दोगे सामने वाले को जो लॉ उसको लीगल ही नहीं मानता है ना। तो जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल लिए कि सामने वाला आपको 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 20 करोड़ रुपए पे कर रहा है कि सामने वाले का खून कर दो, सामने वाले को किडनैप कर लो, ऐसी सारी चीजें उसके लिए नहीं करनी है, क्योंकि जो आप उसके लिए एक्ट करोगे वो एक्ट अनलॉफुल है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंसिडरेशन है इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका मतलब यहाँ पे जो है ना, कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, कितनी कंसिडरेशन है वो होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लेट्स से यहाँ पे जो अपना था जेठालाल, ठीक है, अब उसने क्या काम किया था, उसने कार का ऑफर दिया था भिड़े को। अब मान लेते हैं कि जो उसकी कार थी एक्चुअली उसकी प्राइस 10 लाख रुपए की थी, मान लो वो नई नई खरीद के ही आया है ना, और उसकी 10 लाख रुपए की प्राइस है, लेकिन उसने भिड़े को कितने में ऑफर करी है, 2 लाख रुपए में ऑफर करी है। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये तो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, 10 लाख की कार तुम उसको 2 लाख में क्यों दे रहे हो, ठीक है तुम लेकर आया खुद के लिए, तो थोड़ा सा तुम अगर मान लो तो 9 लाख रुपए की दे दो, 8 लाख रुपए की दे दो, 2 लाख रुपए की क्यों दे रहे हो, तो एडिक्वेट नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसको लग रहा है मुझे 2 लाख रुपए में देनी है, ठीक है मेरा नेबर ही तो है, इतना अमीर नहीं है, मुझे कोई बात नहीं, मैंने दे दिया 2 लाख रुपए में, क्या प्रॉब्लम हो गई, तो एडिक्वेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पर कभी कभी क्या हो जाता है, इसके लिए हमें एक नोट पढ़ना है, कभी कभी क्या हो जाता है कि सामने वाला अगर आपको एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, तो हो सकता है उस केस में किसी ने मतलब फ्री कंसेंट वाली चीज जो है उसका एब्सेंट। तो जैसे एग्जांपल देखो, एन एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मेरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। यानी अगर किसी बंदे, जैसे यहाँ पे जो है अपना जेठालाल, उसने 2 लाख रुपए की कार ऑफर करी है ना, तो अब उसने अपनी मर्जी से करी है, भिड़े ने या किसी और ने उसको फोर्सफुली तो बोला नहीं है कि तुझे देनी पड़ेगी वरना ऐसे ऐसे हो जाएगा, उसने क्या करा, अपनी मर्जी से दी है।
तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोर्ट या कोई भी पर्सन आके ये नहीं बोल सकता कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है अगर कंसेंट, फ्री कंसेंट है दोनों की। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी केसेस में कि जो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है वो हो सकता है बिना कंसेंट के, मतलब बिना फ्री कंसेंट के दी हुई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो अपना हाउस जिसकी वैल्यू 60 लाख रुपीज है, वो अपना हाउस 10 लाख रुपए का ही देगा। तो सिर्फ इतनी सी चीज है कि 60 लाख का घर 10 लाख में दे रहा है, तो क्या हम उससे ये बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया क्योंकि एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है? नहीं, कंसिडरेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एडिक्वेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लो सामने वाली पार्टी जो है, जो 10 लाख रुपए में दे रही है, वो ये बोल देती है कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरे ऊपर अगेन गन पॉइंट पे या मुझे धमकी दी थी कि मेरी बेटी को किडनैप कर लेंगे, मेरी वाइफ को मार देंगे, है ना, ऐसे करके इन्होंने मुझे धमकी दी थी, डराया था, धमकाया था इस तरीके से, या फ्रॉड किया था मेरे साथ में, है ना, मुझे मान लो गलत पेपर्स बनाकर दे दिए जिसमें एक्चुअल वैल्यू 60 लाख की जगह 10 लाख ही लिखी हुई थी। तो ऐसे करके अगर सामने वाला बंदा ये बोल देता है कि भाई कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है इस केस में, तो रीजन ये है कि फ्री कंसेंट नहीं थी, मुझे बताया नहीं, फ्रॉड कर लिया या डराया धमकाया। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर कोर्ट इंटरफेयर करके चेक कर लेगा कि अच्छा क्या कंसेंट, फ्री कंसेंट है या नहीं है। तो फिर उस केस में कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो नॉर्मली एडिक्वेट कंसिडरेशन जो है वो कुछ नहीं होती, जितनी भी है वो एडिक्वेट मान ली जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए, अगर सामने वाला खुद ही बोल दे कि मुझे जबरदस्ती करा गया है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, तो फिर आगे जाके मैटर में देखा जाएगा, कोर्ट वगैरह सब कुछ देखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए एंड मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। इसका मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो रियल ही नहीं है। ठीक है, मतलब लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल कोई काम नहीं होना। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कि तुम मेरे पेट को जिंदा कर दो जो मर गया है, या तुम चांद तारे तोड़ के ले आओ, तो ऐसी कोई चीज करने को नहीं बोलना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। और लास्ट है, इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वही है, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे मान लो अगेन एलियन एनिमी के साथ में आपने डील कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। क्रिमिनल के साथ में आप कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसी चीजें जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, वो आपको वैसे भी नहीं करना है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। ठीक है, केस लॉ हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, अगेन काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। आपको याद होगा कि सबसे पहले एग्रीमेंट का होना इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन ही नहीं है तो पहली बात तो हम एग्रीमेंट तक पहुंचेंगे नहीं। तो अगर हमने मान लो बाकी सब एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह लगा भी लिए, पर अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं। तो सेक्शन 25 यही बात करता है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो एक तो जनरल रूल जो अपना है, जनरल रूल यही कहता है अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, बिकॉज वो एग्रीमेंट अपने आप में वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन होंगे, लेकिन वो वॉइड होंगे क्या? नहीं, वो वॉइड नहीं होंगे फॉलोइंग केसेस में। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड नहीं होंगे इन फॉलोइंग केसेस। पहला, प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि अगर हमने सामने वाले को प्रॉमिस किया, क्यों हमने प्रॉमिस किया? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जैसे मान लो कोई फादर है, कोई सन है, ठीक है, फादर ने सन को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें जो है, मेरी महंगी कार है या मेरा महंगा घर है, मैं तुम्हें वो देता हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सन के साइड से भी कुछ कंसिडरेशन आए, सन पैसा पे करे या सन कुछ करे, नहीं, फादर ने दे दिया तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है सन के साइड से, बट स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। पहली चीज, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो पहली चीज यहाँ पे क्या बोला कि वो राइटिंग में होना चाहिए, मतलब तभी हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। देखो आपको याद होगा, अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, वो सब तो आएंगे ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेचुरल लव वाला, अफेक्शन वाला, ये सब चीजें तो उसी में आ गई ना, सोशल में, डोमेस्टिक में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा?
तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सब एसेंशियल्स पूरे करो। पहली चीज राइटिंग में लिखना चाहिए आपको, रजिस्टर करवाना है अंडर लॉ, क्यों हुआ है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है पार्टीज के बीच में, और पार्टीज भी कौन सी होनी चाहिए, नियर रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, अब कोई अनजान आदमी के साथ बोलोगे कि मैंने इसको अपना घर मैंने मेरा घर इसके नाम कर दिया, तो अनजान आदमी है, पहली बार मिले हो, तो वो सारी चीजें जो है फिर वो फ्रॉड की मतलब तरीके लगते हैं हमें। तो वो सब चीजें नहीं होने चाहिए। क्या बोला, पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन वगैरह जो है वो होना चाहिए, और पार्टीज मस्ट बी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। तो राइटिंग में रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और नियर रिलेशन, तो ये वाली कंडीशंस पूरी होती हैं तब। अगर विदाउट कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड होगा। ठीक है, जैसे पापा ने अपने डॉटर को प्रॉमिस किया कि वो एक गोल्ड चेन उसको देंगे 5 लाख रुपए की, तो जरूरी नहीं है ना कि डॉटर उनको पेमेंट ही करे बदले में, या डॉटर कुछ करे ही उनके लिए, नहीं। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब अगर पापा आगे जाके मुकर जाते हैं और अपनी बेटी को अगर वो गोल्ड चेन नहीं देते हैं, तो क्या ये कोर्ट में जा सकती है? क्योंकि हमने पढ़ा ना ऊपर वाले सारे कंडीशंस पूरी हो रही है तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, तो बिल्कुल जा सकती है। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, यानी किसी पर्सन ने पास्ट में कुछ आपके लिए सर्विस की थी पर वो वॉलेंट्री थी, यानी उसने पैसे की डिमांड में या आप कुछ करोगे उसके बदले में कंसिडरेशन दोगे उसकी डिमांड में, उसकी सोच रखते हुए आपकी हेल्प नहीं करी है, वॉलेंट्री उसने आपकी हेल्प कर दी है, पर आगे जाके आप प्रॉमिस कर रहे हो कि उसके लिए आप उसको पे करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने मान लो किसी स्टूडेंट को क्लासेस फ्री में दे दी, ठीक है, मुझे लग रहा था कि यार इसने ऑलरेडी जो है बहुत प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल इश्यूज है, ये है वो है, तो मैंने अपनी क्लासेस उसको फ्री में दे दी। ठीक है, सीएमए की क्लासेस उसको मैंने फ्री में दे दी, मैंने वॉलेंट्री दिया था, मैंने उससे नहीं कहा था कि मुझे इसका पेमेंट देना या आगे जाके कुछ भी मैं तुमसे पैसा वैसा लूंगी, नहीं, मैंने उसको पास्ट में वॉलेंट्री अपनी सर्विसेज दी थी, मैंने उसको बैच में ऐड कर दिया। आगे जाके वो सीएमए बन गया, अब उसको रियलाइज हुआ कि यार अब तो मेरे पास पैसा है, तो वो मेरे पास आया, मैम मैं आपको जो आपने मुझे क्लासेस दी थी मैं उसके लिए मैं आपको कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको फीस देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में अगर वो मुझे प्रॉमिस करता है कि मैंने जो पास्ट में उसके लिए वॉलेंट्री सर्विसेज दी है, अब अगर उसने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि वो मुझे उसका कंसिडरेशन पे करेगा, तो वो अगेन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। तब मेरी साइड से वापस थोड़ी उसे कुछ मिल रहा है, नहीं, मैंने तो ठीक है क्लासेस दे दी, काम खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, पर अगर उसने प्रॉमिस कर दिया तो अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? यस, अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, होली या पार्टली। अभी हमने पहले के एग्जाम्पल में बात की थी टाइम बार्ड डेट, यानी अगर आपका डेट ड्यू हो गया और सामने वाला जो पार्टी है वो उसका पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हो उसको, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, है ना। 3 साल के बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा, यानी अब आप जाकर कोर्ट में स्यू नहीं कर पाओगे। अब मान लो अगेन जेठा है और पोपट लाल है, अब मान लो पोपट लाल को पैसों की जरूरत थी कि मुझे शादी वादी करनी है, देखो मेरी लड़की मिली है मुझे, तो मुझे तुम है ना प्लीज 1 लाख रुपए का लोन दे दो। ठीक है, अब उसने बोला चल ठीक है यार मेरा फ्रेंड है, हेल्प कर देता, उसकी शादी वैसे नहीं हो रही है, लड़की मिली है, भाग ना जाए। अब उसने ले लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन दे दिया उसने। अब लड़की पता ही है आपको, भागी जाती है उसकी लड़की, तो हमेशा कभी शादी तो उसकी होती नहीं है, भाग गई वो तो। अब इसको दुख होने लग गया कि यार अब इसकी लड़की भाग गई है, मैं कैसे ही पैसे इससे वापस मांगू। ठीक है, तो उसने क्या करा, बहुत टाइम तक पोपटलाल से पैसे अपना लोन की रिकवरी के लिए उसको नहीं बोला, बहुत टाइम तक। तो ऐसे करके मान लो कि 5 साल हो गए, अब 5 साल हो गए तो अभी वो डेट कैसा हो गया, टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड डेट हो गया। लेकिन उसने अब एक बात बताओ, क्या ये जेठा जाके कुछ भी कोर्ट में कर सकता है, पोपटलाल के ऊपर केस कर सकता है कि मेरा पैसा वापस रिकवर करो? नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम बाद डेट हो गया। अगर वो विद इन 3 इयर्स कोर्ट में चला जाता तब तो बात अलग होती, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब पोपटलाल को 5 साल के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार मैंने तो इससे लोन लिया था और ये इतना अच्छा आदमी है, इसने मांगा भी नहीं पैसे वापस, तो अभी मैं प्रॉमिस करता हूँ, यानी अब पोपटलाल राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा है जेठा को कि मैं तुम्हें पे करूंगा, लेकिन मैं कंजूस हूं तो मैं तुम्हें 50,000 ही पे करूंगा। अब ये तो कुछ नहीं कर सकता जेठालाल, क्योंकि इसको पता है कोर्ट तो नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पोपटलाल अपने लेवल पे खुद ही प्रॉमिस करता है और क्या बोलता है कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा 50,000। तो अब ये 50,000 के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब ये 50,000 के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब ये जेठा 50,000 की रिकवरी कर सकता है क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइड से, जेठा की साइड से कोई अगेन कंसिडरेशन वापस नहीं गया है ना, अभी एट प्रेजेंट जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन
फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और इस केस में ये जो है 50,000 की रिकवरी कर सकता है। अच्छा, अब जेठा बोले कि मैं ये 50,000 क्यों, मैं तो 1 लाख की रिकवरी करूंगा, वो नहीं कर सकता क्योंकि पोपटलाल ने प्रॉमिस ही कितना करा है, 50,000 रुपीज, क्योंकि ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था बिकॉज टाइम बाद डेट हो गया था। अब ये अगर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 50,000 रुपए पे करूंगा तो आप 50,000 की ही रिकवरी कर सकते हो बिकॉज वही वाला भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलो बाकी तो सब सिंपल है। गिफ्ट, अब गिफ्ट अगर आप ऑब्वियस सी बात है किसी को देते हो तो अब गिफ्ट है तो गिफ्ट ऐसा थोड़ी होता है कि तू मुझे गिफ्ट देगा तो ही मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, तूने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मेरा गिफ्ट वापस कर दे। ये सब चीजें तो हम नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो होगा वो एक वैलिड माना जाएगा कि विदाउट कंसिडरेशन भी अगर है, अगर हम किसी को कुछ चीज गिफ्ट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो वो गिफ्ट अगर आपने एक्चुअली किसी को दे दिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना अल्टीमेटली। आप सामने वाले से डिमांड नहीं कर सकते हो कि तू भी मुझे रिटर्न में कुछ देगा, अगर नहीं देगा तो मैं तुझसे वापस छीन लूंगा या मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा कि मैंने इसको गिफ्ट दिया, इसने मुझे सामने से कुछ भी नहीं दिया तो मैं कोर्ट जा रहा हूँ। तो कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ एजेंसी, यानी अगर हम किसी पर्सन को अपना एजेंट बनाना चाहते हैं तो क्या उसको एजेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है ना। तो आप बिना कंसिडरेशन के भी किसी को अपना एजेंट बना सकते हो, क्या बना सकते हो। तो अगर हम किसी को एजेंट बनाना चाहते हैं, एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अगेन कंसिडरेशन पे करने की कोई जरूरत नहीं है उसको कि एजेंट बनोगे क्या मेरा ये लो पैसे, नहीं, काम करेगा वो बात की बात है, बट एजेंट बनने के लिए, एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। एजेंसी जो है आपको याद होगा अपना जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमने ऊपर बात की थी स्टार्टिंग में है ना, उसमें आएगा, तो मैं बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है हमने, हमारे पास कोई चीज है और हमने सामने वाली पार्टी को वो चीज दी है यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे रामू है, रामू के पास कार है, रामू का एक फ्रेंड है गोलू, है ना, गोलू की मान लो गर्लफ्रेंड आ रही है, गोलू को डेट पे जाना है। अब गोलू को डेट पे जाना है, अब उसके पास मान लो साइकिल है, अब साइकिल से तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी गोलू ने रामू को बोला कि प्लीज यार तेरे पास कार है, मुझे एक दिन के लिए यार दे दे प्लीज यूज करने के लिए, मैं कल रिटर्न कर दूंगा। तो अब रामू ने बोला ठीक है, तो रामू ने गोलू को अपनी कार दे दी। अब रामू अगर जाके गोलू को बोलेगा कि चल मैं तुझे अपनी कार दूंगा, बदले मैं तुझे 10,000 रुपए चार्ज करूंगा रेंट, तो अच्छा थोड़ी लगता है। करना चाहे तो कर सकता है, ऐसे वाले बेलमेंट भी होते हैं जहां पे आप सामने वाले को अपनी चीज यूज करने के लिए देते हो तो आप उससे बदले में पैसा ले सकते हो, कंसिडरेशन ले सकते हो, वो भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन वाला बेलमेंट भी हो सकता है कि फ्रेंड है दे दिया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आपने सामने वाले को अपनी चीज यूज करने के लिए दिया, ठीक है, और बदले में उससे आपने कोई कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं किया, कोई बात नहीं है। और लास्ट है चैरिटी। अब चैरिटी वैरिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वन साइडेड है। आप किसी को चैरिटी, अगर आप किसी को कुछ दान वान देते हो, अब बदले में उससे थोड़ी ना कुछ मांगने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने दे दिया, ये थोड़ी बोलोगे कि तू भी मुझे कुछ देगा तभी मैं तुझे दान करूंगा, कोई सेंस है इस बात का, नहीं। तो अगर हमने किसी को चैरिटी वैरिटी की है, ठीक है, तो उस केस में भी हम ये मानेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ऑब्वियस है वो सामने वाला तो हमें कुछ भी नहीं देगा तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे मान लो कोई एनजीओ वगैरह होते हैं, है ना, हमने अगर उनको बोला कि हम आपको इतना इतना जो है वो पेमेंट देने वाले हैं, दान करने वाले हैं, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने एनजीओ को 1 लाख रुपए दिए, एनजीओ ने हमें कुछ भी नहीं दिया बदले में रिटर्न में, तो हम अब यहाँ पे स्यू कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो ये अपना हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको बुक से रीड करने हैं, ठीक है, वो आप अपने लेवल पे करोगे क्योंकि मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको अपने लेवल पे बुक से जो है वो रीड कर लेने, ठीक है, चलो। सो विद दिस जो अपना हम कह सकते हैं यूनिट नंबर 2 जो है कौन सा, कंसिडरेशन वाला, वो भी अपना होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे अपने 2 यूनिट हो गए, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद के जो अपने यूनिट्स हैं वो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।